हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन कोर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैक्स। अब स्टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूज में कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टैक्स के, तो इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा अच्छे समझेंगे कि स्टैक्स क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं स्टैक्स में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक क्या होता है, कैसे कोड बनाना है, कोड बैकएंड में कैसे काम करता है, डायग्राम के साथ मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगी स्टैक्स। और एंड में हम इस वीडियो के इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि लॉजिक कैसे लगाना है स्टैक्स के क्वेश्चंस में। तो अब स्टैक क्या होता है ये समझ लेते हैं। किसी भी चीज को हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं तो हम इसे स्टैक कहते हैं। जैसे कि हम बुक्स को रखते हैं, एक बुक रखी उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो उन सभी को हम कहेंगे बुक्स का स्टैक। अगर हमने कॉइन्स को रखा एक के ऊपर एक के ऊपर एक तो वो हो गया हमारा कॉइन्स का स्टैक। अगर हमने बॉक्सेस रख दिए एक के ऊपर एक तो वो भी स्टैक कहलाएगा। हम कपड़े फोल्ड करके रखते हैं एक के ऊपर एक तो वो भी स्टैक हो गया। तो मैं आपको एक एग्जांपल से स्टैक का समझाती हूँ कि स्टैक क्या होता है और कैसे वर्क करता है। स्टैक लीफो पे काम करता है। लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट हमने सबसे लास्ट में रखा है वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो ये मैं आपको कॉइन के एग्जांपल से समझाती हूँ। तो अगर हमने कॉइन लिए, ठीक है, ये वाला हमारा सबसे फर्स्ट कॉइन है, ये मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। इसके बाद हमें कॉइन का स्टैक बनाना है, ठीक है, तो एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा। तो हम 5 कॉइन ले रहे हैं टोटल। फर्स्ट कॉइन मैंने यहाँ पर रख दिया है, सेकेंड कॉइन इसके ऊपर आएगा, थर्ड कॉइन इसके ऊपर आएगा, फोर्थ कॉइन इसके ऊपर आएगा, और ये वाला हमारा है फिफ्थ कॉइन जो कि हमारा सबसे लास्ट वाला कॉइन, ये सबसे टॉप पर रखा जाएगा। तो स्टैक काम करता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हमें इसमें से कॉइन को निकालना है तो जो ये वाला कॉइन हमारा फिफ्थ कॉइन हमने सबसे लास्ट में रखा था वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। हम ऐसे बीच में से कोई सा भी कॉइन नहीं निकाल सकते वरना ये पूरा कॉइन का स्टैक नीचे गिर जाएगा, करेक्ट। अगर हमें इसमें से कोई सा कॉइन निकालना है तो जो हमने फिफ्थ वाला कॉइन सबसे टॉप पर रखा है लास्ट इन, वही सबसे पहले बाहर निकलेगा, फर्स्ट आउट, करेक्ट, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। उसके बाद फिर निकलेगा ये वाला कॉइन, फिर निकलेगा ये वाला कॉइन, फिर निकलेगा ये वाला कॉइन, और ये वाला जो कॉइन है जो सबसे बॉटम में रखा है ये हमने सबसे स्टार्टिंग में रखा था, ठीक है। जो सबसे स्टार्टिंग में रखा था वो सबसे लास्ट में बाहर निकलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टैक कैसे काम करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टैक का जब हम कोड लिखेंगे तो बैकएंड में कैसे काम करेगा। तो अगर हमें इंटीजर टाइप का डाटा स्टैक में डालना है तो वो कैसे करेंगे हम। तो अगर हमारा एक स्टैक है बना हुआ, उसमें हमारा इंटीजर टाइप का डाटा है 1, 2 और 3, हम 3 नंबर ले रहे हैं 1, 2 और 3, और उसे हमें स्टैक में डालना है। तो कैसे डालेंगे उसे, सबसे पहले 1 वाला नंबर जाएगा हमारा स्टैक में, तो 1 वाला नंबर हमारे स्टैक में गया, सबसे बॉटम में पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले डाला तो वो बॉटम में रहेगा। उसके बाद हम 2 वाला नंबर डाल रहे हैं हमारे स्टैक में, तो 2 हमारे 1 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अब वो भी हमारा स्टैक में चले गया। अब लास्ट में हम 3 वाला नंबर डाल रहे हैं हमारे स्टैक में, तो अब 3 चले गया, 3 सबसे लास्ट में गया और अब टॉप पर है। तो स्टैक में टोटल 3 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट होता है पुश, सेकेंड होता है पॉप और थर्ड होता है पीक, करेक्ट। तो फर्स्ट हम पुश देखते हैं। पुश का मतलब होता है किसी भी डाटा को हमारे स्टैक में पुश करना, उसमें डालना। हमने जब 1 वाले डाटा को स्टैक में डाला तो हमने 1 को पुश करा हमारे स्टैक में, 2 को हमने पुश करा हमारे स्टैक में, 3 को हमने पुश करा हमारे स्टैक में। अब सेकेंड ऑपरेशन होता है हमारा पॉप। पॉप का मतलब होता है किसी भी डाटा को हमें स्टैक के बाहर निकालना, जो हमारे स्टैक में प्रेजेंट है डाटा उसे बाहर निकाला। अगर हमें पॉप करना है कोई से भी डाटा को, तो मैंने क्या बताया था, स्टैक काम करता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमें सबसे पहले जो 3 को ही बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 को हमने सबसे लास्ट में हमारे स्टैक में डाला था, तो 3 सबसे पहले बाहर निकलेगा। तो 3 को हमने पॉप कर दिया। उसके बाद कौन सा नंबर पॉप होगा स्टैक में से, फिर 2 पॉप होगा, फिर होगा हमारा 1 पॉप। तो हमारा अब स्टैक पूरा तरीके से खाली हो जाएगा जब हम सारे डाटा को बाहर निकाल देंगे। अब थर्ड तरीके का हमारा ऑपरेशन होता है जो कि होता है पीक। पीक का मतलब होता है कि जो हमारे सबसे टॉप पर डाटा प्रेजेंट है हमारे स्टैक में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। उसे हमें कोई बाहर नहीं निकालना है ना ही अंदर डालना है हमारे स्टैक में, बस उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो हमारा सबसे टॉप पर कौन सा डाटा प्रेजेंट है, 3 डाटा प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, 3 है, हमारा इंटीजर टाइप का डाटा है और उसकी वैल्यू है 3। तो हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है, उसे हम पीक कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया। पुश मतलब हमारे डाटा को पुश करना, हमारे डाटा को पुश करना स्टैक में। पॉप मतलब किसी भी डाटा को बाहर निकालना। तो सबसे पहले तो हमें टॉप वाले डाटा को ही बाहर निकालना पड़ेगा जो हमारे टॉप पर प्रेजेंट है, जो हमें सबसे लास्ट में डाला था हमारे स्टैक में। फिर 2 वाले को बाहर निकालेंगे, फिर 1 वाले को बाहर निकालेंगे। पीक मतलब हमारे डाटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं स्टैक में।
पुश, पॉप और पीक। अब हम इसका कोड भी बना लेते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से। वैसे तो मुझे आपको बाद में बताना चाहिए था, बट मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से डिफरेंस समझ आ जाए कि जब भी हम लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट का यूज करके स्टैक का कोड बनाएंगे तो क्या डिफरेंस होता है, और जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को हेल्प करके कोड बनाएंगे तब क्या होगा। तो सबसे पहले हमें स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टैक क्रिएट करने के लिए स्टैक, उसके बाद स्टैक का सिंटेक्स होता है पहले स्टैक, उसके बाद डाटा का टाइप। तो हमारा डाटा का टाइप है इंटीजर, तो मैं वो लिख दे रही हूँ। उसके बाद हमारे स्टैक का नाम इक्वल्स टू न्यू स्टैक और फिर पैरेंथेसिस। तो देखिए अब यहाँ पर जो हमारी क्लास थी मेन, इसका नाम मैं चेंज करके स्टैक कर देती हूँ, स्टैक क्लास। तो देखिए हमारी स्टैक क्लास हो गई है, तो हमारी पूरी क्रिएट हो गई। अब इसके बाद हमें फर्स्ट ऑपरेशन हमारा लगाना है पुश का। तो पुश का ऑपरेशन कैसे लगाएंगे हम, हमारे स्टैक का नाम है stk, तो हम यहाँ पर stk डॉट पुश। अब ये जो येलो ब्रैकेट आ रहा है आपको डाटा लिखना पड़ेगा कि कौन सा डाटा, इंटीजर टाइप का डाटा हमने यहाँ पर लिखा है, तो इंटीजर टाइप का डाटा आपको एज इनपुट देना होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 1 दे रही हूँ। तो देखिए हमने 1 डाटा इनपुट दे दिया है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम भी बना दिया ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि बैकएंड में क्या काम हो रहा है। तो सबसे पहले हमने जब 1 दिया, इसको पुश कराया हमने स्टैक में, तो 1 सबसे ज्यादा बॉटम में जाकर आ जाएगा। अब इसके बाद हम एक और डाटा दे देते हैं इसको, stk डॉट पुश 2 दे देते हैं, एक दो और दे देते हैं, stk डॉट पुश 3, stk डॉट पुश 4 और फिर इसके बाद stk डॉट पुश 5। अब ये जो 5 रहेगा सबसे टॉप पर रहेगा क्योंकि हमने सबसे लास्ट में ये डाटा दिया है, तो एक करके नीचे नीचे करके स्टोर होता जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने 1 दिया तो 1 सबसे बॉटम में जाकर स्टोर हो गया, फिर दिया हमने 2, इसे पुश करा स्टैक में तो 2 1 के ऊपर जाकर स्टोर हो गया, फिर हमने 3 दिया तो फिर 3 2 के ऊपर जाकर स्टोर हो गया, फिर 4 दिया तो वो 3 के ऊपर जाकर स्टोर हो गया, और जो 5 दिया वो 4 के ऊपर जाकर स्टोर हो गया। तो सबसे लास्ट में हमने 5 दिया है, तो देखिए सबसे टॉप पर 5 ही है। तो ये काम करता है लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में हमने 5 दिया है, तो जब हम इसे पॉप करेंगे तो सबसे पहले 5 ही बाहर निकलेगा, करेक्ट। तो हमने पुश वाला ऑपरेशन तो देख लिया कि ये होता है। इसको एक बार हम प्रिंट भी करा लेते हैं ताकि देख तो ले कि हमारे स्टैक में पहुंच गए कि नहीं हमारा सारा डाटा। stk, अब इसे रन करा देती हूँ। जब तक ये रन हो रहा है मैं आपको पॉप का भी बता देती हूँ क्या क्या होता है। ये रन सिर्फ इसी के लिए होगा, हाँ अभी पॉप वाला प्रिंट नहीं होगा। देखिए पॉप के लिए हमें सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, सेम कोड लिखेंगे, stk डॉट पॉप लिख देंगे यहाँ पर। अब पॉप में येलो ब्रैकेट में आपको कुछ भी इनपुट नहीं देना है, वो अपने आप समझ जाएगा कि ना उसे जो सबसे टॉप पर जो एलिमेंट जो डाटा प्रेजेंट है उसे ही उसने बाहर निकालना है स्टैक में से। तो ये देखिए हमारा आ गया है आउटपुट 1 2 3 4 5। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। ये 5 सबसे बाहर है, टॉप पर है। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमने पॉप दिया है, हमने कुछ भी इनपुट नहीं दिया है, आप उसे इनपुट दे भी नहीं सकते पॉप को, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप वाला जो रहेगा ना फिलहाल में जो भी टॉप पर एलिमेंट है वो उसे ही बाहर निकालेगा। जब वो 5 को बाहर निकाल देगा फिर 4 रहेगा टॉप पर, तो फिर उसे 4 को बाहर निकाल देगा। फिर से अगर हमने कोड लिखा तो फिर वो 3 को बाहर निकालेगा, फिर 2 को निकालेगा और लास्ट में 1 को निकालेगा। सबसे पहले हमने 1 ही दिया था इनपुट, बट वो निकलेगा सबसे लास्ट में बाहर, ठीक है। तो हमने पॉप यहाँ पर दे दिया है, एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे ताकि वो 5 को तो निकाल देगा, ये वाली लाइन जो है पॉप की, ये वाली लाइन 5 को बाहर निकालेगी। एक और बार हम पॉप लिख देते हैं, stk डॉट पॉप। यहाँ पर एक और बार लिख दिया, प्रिंट करा देते हैं stk। तो अब देखिए 5 को ये बाहर निकालेगा और 4 को ये वाली लाइन बाहर निकाल देगी, तो 5 और 4 दोनों बाहर निकल जाएगा। तो प्रिंट होगा सिर्फ 1 2 3, करेक्ट, सिर्फ 1 2 और 3 प्रिंट होगा। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर उसके बाद हम पीक वाला देखेंगे। तो देखिए हमारा सही आउटपुट आ गया है 1 2 3, क्योंकि 4 और 5 को तो हमने पॉप कर दिया था, बाहर निकाल दिया था स्टैक में से, तो सिर्फ 1 2 3 ही बचा। अगर मैंने यहाँ पर एक और बार कर दिया stk डॉट पॉप,
करेक्ट, और उसके बाद फिर से प्रिंट करा दिया, तो देखना यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में तो 1 2 3 पूरा प्रिंट होगा, ठीक है, बट जब एक और बार हमने यहाँ पर पॉप लिखा है ना, यहाँ पर वाला आउटपुट तो वो देगा 1 2 3, ये वाला पॉप 3 को भी बाहर निकाल देगा, फिर सिर्फ बचेगा 1 और 2 स्टैक में, देखना वो यही आएगा। देखिए पहली वाली जो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करा, उसने वो पूरा स्टैक प्रिंट करके बता दिया। उसके बाद जब हमने ये वाला लिखा, 2 बार पॉप कर दिए तो 4 और 5 बाहर निकल गए और प्रिंट हो गया 1 2 3। फिर से हमने पॉप करा, STK में से पॉप फिर से करा स्टैक में से, तो फिर 3 बाहर निकल गया। अब इस वाली लाइन ने प्रिंट करा दिया 1 2। अगर मैं फिर से पॉप कर दूंगी तो फिर 2 भी बाहर निकल जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, और अगर फिर से कर दिया तो पूरा एम्प्टी ही हो जाएगा स्टैक, वो खाली प्रिंट कराएगा, करेक्ट। चलिए एक बार मैं लिख के बता ही देती हूँ, देखना पूरा खाली प्रिंट होगा। देखिए एक बार रन करा देते हैं हम यहाँ पर। अरे सॉरी, मैं यहाँ पर प्रिंट कराना तो भूल ही गई, पॉप तो हमने कर दिया बट हमें प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा आउटपुट के लिए। STK, अब रन करते हैं, अब सही आउटपुट आएगा। और अगर आपने एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन में एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट को यूज कर कोड बनाएंगे, तो आपको अगर वो आएगा तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। भले आप पहले ही वीडियो देख लेना, बाद में वो देख लेना, बट आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देख लिया हमारा पूरा खाली बता दिया उसने, क्योंकि इस वाले पॉप ने 2 को कर दिया और इस वाले ने 1 को पॉप कर दिया, तो पूरा खाली ही हो गया हमारा स्टैक। तो अब हमारा अगला ऑपरेशन है पीके में, इसको हटा देती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना हमारे स्टैक में जिसे हम रीड कर पाए, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने प्रिंट कराया है वो प्रिंट कराया है 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 मतलब फिलहाल अभी स्टैक प्रेजेंट है, बाकी सब बाहर निकल गए। तो अब देखिए हमारा थर्ड ऑपरेशन के लिए हम कोड लिखते हैं जो कि है पीक। ये मैंने रन इसलिए एक और बार कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर अभी फिलहाल में हमारा स्टैक में 1 और 2 प्रेजेंट है, बाकी सबको हमने बाहर निकाल दिया है। सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स में बताऊं तो 1 और 2 ऐसे प्रेजेंट है, बॉटम में 1 और ऊपर 2। तो जब हम पीक करेंगे, पीक का मतलब होता है कि जो टॉप पर एलिमेंट प्रेजेंट है, डाटा प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू प्रिंट कराना। टॉप पर कौन सा प्रेजेंट है, 2, तो वो 2 प्रिंट करा देगा। तो अब देखिए पीक करना हमें, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें येलो ब्रैकेट में डायरेक्टली आप लिख दो पीक, ठीक है, तो वो सब प्रिंट करा देगा। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख देना STK डॉट पीक। अब यहाँ पर हम रन करा देते हैं, पीक को भी बताना नहीं है, वो अपने आप जो टॉप पर डाटा प्रेजेंट है उसे ही बता देगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर आ गया है, उसने बता दिया है कि हमारा टॉप पर 2 प्रेजेंट है, करेक्ट। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन होता है इस एम्प्टी। वैसे इंपॉर्टेंट ये 3 ही है ज्यादा, बट इस एम्प्टी को भी हम देख लेते हैं। इस एम्प्टी का काम होता है कि वो चेक करता है कि आपका स्टैक अभी फिलहाल में खाली है नहीं है। अगर खाली है तो वो ट्रू आंसर देगा, और अगर खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एलिमेंट डाटा प्रेजेंट है, तो फिर वो फॉल्स में आंसर देगा। तो हम यहाँ पर इस एम्प्टी को देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, STK हमारा नाम है स्टैक का, डॉट इज एम्प्टी, करेक्ट। और अब इसको हम रन करा देते हैं। अभी फिलहाल में हमारे कौन कौन सा डाटा प्रेजेंट है, 1 और 2 प्रेजेंट है, तो मतलब ये खाली तो नहीं है, नहीं है खाली, तो फॉल्स में आंसर देगा। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि हमारे स्टैक में ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ से पॉप कर दूं दोनों को, 1 और 2 दोनों को पॉप कर दूं, तो क्या ये ट्रू में आंसर देगा? हाँ बिल्कुल देगा। देखिए मैं 2 बार पॉप लिख देती हूँ, तो अब ये पहला वाला पॉप क्या करेगा, इस 2 को हटा देगा, क्योंकि टॉप पर 2 ही प्रेजेंट है, और दूसरा वाला पॉप 1 को हटा देगा। तो अब हमारा स्टैक पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। तो अब यहाँ पर STK डॉट इज एम्प्टी, और अब रन करा के देखते हैं, तो अब हमारा आंसर आएगा ट्रू। ये रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसके बाद मेरे को आपको एक और चीज भी बतानी है। ये देखिए हमारा इसने ट्रू आंसर दे दिया, ठीक है। ये फॉल्स ऊपर वाले का है, क्योंकि तब एम्प्टी नहीं था, फिर 2 हमने पॉप कर दिए, उसके बाद ये पूरा एम्प्टी हो गया, तो इसने आंसर ट्रू में दे दिया। अब देखिए ये जो हमने ऊपर ये पैकेज इंस्टॉल करा है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैक के लिए। अगर आपने ये नहीं लिखा तो ये पूरा एरर बताने लग जाएगा। देखिए मैं भले इसको हटा कर बता देती हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने हटाया पूरा एरर बताने लग गया। बिना इसके आप कोड नहीं लिख सकते स्टैक का। सॉरी,
हाँ, इसके बिना आप कोड बिल्कुल भी नहीं लिख सकते स्टैक का। अगर आप ये स्टार नहीं लगाते हो, स्टार की जगह कुछ और लगाते हो, तो फिर आपको यहाँ पर एरेज के लिए अलग लिखना पड़ेगा, एरे लिस्ट के लिए अलग लिखना पड़ेगा, स्टैक के लिए अलग लिखना पड़ेगा। तो इससे तो बेहतर है कि आप डायरेक्ट यहाँ पर स्टार ही लगा दो। तो स्टार का मतलब है जितने भी पैकेजेस होते हैं वो सारे एक ही बार में इंस्टॉल कर देगा, तो आपको अलग अलग लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और ऑपरेशन है जो कि साइज का। हम साइज चेक कर सकते हैं कि अभी फिलहाल इसका साइज क्या है स्टैक का। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, system.out.println stk.size। तो अभी देखिए हमने सबको पॉप कर दिया, खाली है बिल्कुल। ठीक है, तो उसका साइज हम देखते हैं क्या बताता है। उसके बाद में फिर एक दो एलिमेंट भी ऐड कर दूंगी, उसके बाद हम देखेंगे। ये देखिए इसने 0 आंसर दे दिया क्योंकि हमारा तो स्टैक अभी फिलहाल में खाली है, तो सही आंसर आया है। अब इसमें एक दो एलिमेंट्स हम ऐड कर देते ताकि एक बार चेक कर ले कि हाँ सही आंसर दे रहा है ना, तो पुश कर देते। पुश मतलब ऐड करना है हमें। यहीं से कॉपी कर देती हूँ मैं ये 3। तो अभी फिलहाल में देखो यहाँ तक के कोड पूरा खाली चल रहा है। हाँ, ऊपर भले ही जो भी लिखा हो 1 2 3 4 5, स्टैक में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कोड एक एक करके हम लिखते गए, तो कोड एडिटर ये एंड तक के चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम पुश कर देते हैं। हमने जब पुश करा तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 है। ठीक है, 1 सबसे बॉटम में जाके स्टोर हो गया क्योंकि सबसे पहले हमने 1 करा, फिर 2 और फिर 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। करेक्ट। तो अभी फिलहाल में डायग्राम ऐसा रहेगा। अब यहाँ पर मैं साइज एक बार चेक कर लेती हूँ। इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं system.out.println। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद एक बार मैं इसे प्रिंट भी करा देते कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये भी तो चेक कर ले कि हाँ सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, STK। अब हम इसे रन कराते हैं कि एलिमेंट भी प्रिंट करा देगा हमारे कौन कौन से डाटा प्रेजेंट है, और साइज भी प्रिंट करा देगा। तो उसका फिलहाल में साइज 3 है क्योंकि 3 डाटा है, 1 2 3। ये देखिए हमारा सही आंसर आ गया है। इसने प्रिंट कराया साइज जो कि है हमारा 3। शुरुआत में हमारा 0 था इसलिए यहाँ पर उसके पहले इसने 0 प्रिंट कराया था, और इसका डाटा है 1 2 3। शायद आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो हमने बेसिक पार्ट तो पूरा समझ लिया कि स्टैक क्या होता है। अब हम इम्प्लीमेंटेशन भी, तो अब हम सीखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरेज। हम हमारा स्टैक बनाएंगे एरे को यूज करके। तो अब देखिए एरे को कैसे यूज करेंगे। अगर हमारा स्टैक हम लेते हैं और उसमें ये हमारा स्टैक है, ठीक है, हमारा प्लेन सिंपल स्टैक है, उसमें हमें डाटा पुट करना है। ठीक है, पुश करना है। तो 1 हमने पुश कर दिया। सबसे पहले हम 1 को पुश करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 1 पुश कर दिया। फिर किसे करना चाहते हैं, 2 को पुश करना चाहते हैं, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम करना चाहेंगे 3 को पुश, तो 3 यहाँ आ जाएगा। तो हमारा सिंपल सा स्टैक तो ऐसे होता था। और जब हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से पहले अभी कोड बनाया था स्टैक का, तो हमने क्या करा था, हम जितने भी एलिमेंट पुश करना चाहते थे हम कर सकते थे, जितने को पॉप करना चाहते थे वो भी कर सकते थे। मतलब स्टैक का साइज फिक्स्ड नहीं था। हम जितना बढ़ाना चाहते थे स्टैक को उतना बढ़ा सकते थे, और जितना कम करना चाहते थे उतना कम भी कर सकते थे। बट एरे का ये ड्रॉबैक होता है कि इसका साइज हमेशा फिक्स्ड होता है। आपको इनिशियली बताना पड़ेगा एरे को कि आप कितना साइज बना रहे हो एरे का। अगर आपने इनिशियली बता दिया कि हमारा एरे का साइज है 5, ठीक है, तो 5 से ना ये बढ़ सकता है ना ही ये कम हो सकता है। अगर आपने कम वैल्यूज डाल दी, जैसे 3 डाल दी, ठीक है, ये सिर्फ 3 वैल्यू डाल दी, 3 एलिमेंट डाल दिए, तो बाकी की स्पेस खाली रह जाएगी। बट आप इसको ना कम कर सकते हो ना ही ज्यादा कर सकते हो। तो अगर हम एरे को यूज करके स्टैक बनाएंगे तो स्टैक कैसा होगा, देखिए हमारा एरे ऐसे बनता है। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, हमने 5 साइज का दिया। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करा, 1 को पुश करा हमारे स्टैक में। तो अगर हम एरे को यूज करके स्टैक बना रहे हैं तो हम हमारा जो 1 पुश करेंगे वो यहाँ पर आएगा। करेक्ट। अब हम 2 को पुश करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब हम 2 को पुश करेंगे हमारे स्टैक में तो 2 1 के पास आएगा। फिर अगर हम 3 को पुश करना चाहते हैं स्टैक में एरे को यूज करके तो 3 यहाँ पर आएगा। अब देखिए एरे का जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्स कैसे करते हैं, ये होता है 0th पोजीशन, ये होती है 1, ये होती है 2, ये 3 और ये 4, और जो लास्ट वाला जो इंडेक्स रहता है वो हमारा साइज का 1 माइनस होता है। ठीक है, एरे डॉट लेंथ -1 लिखते थे हमने, एरे वाले टॉपिक में यही पढ़ा था। जिसने नहीं देखा एरेज वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। 1D 2D एरे हमने दोनों बहुत अच्छे से करा इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तो यही होता था कि जो लास्ट वाला इंडेक्स होता था वो हमारे साइज का 1 कम होता था। करेक्ट। अगर हम और भी एलिमेंट्स इसमें डालना चाहे तो और भी डाल सकते हैं,
4 यहाँ पर आ जाएगा, और अगर 5 भी डालना चाहते तो 5 यहाँ आ जाएगा, बट इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम जितने भी एलिमेंट डालना चाहते थे वो डाल सकते थे, साइज जितना चाहे उतना इंक्रीज कर सकते थे। तो ये हमारा ड्रॉबैक है एरे का कि साइज फिक्स्ड होता है। तो इसके लिए हमें कोड बनाना पड़ेगा। अब हम पहले कोड बनाएं इसका पूरा, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम कर क्यों रहे हैं। तो अब देखिए हम एरेज को यूज करके स्टैक बना क्यों रहे हैं। तो देखिए जब हमने हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज करके कोड बनाया था हमारा स्टैक का, तो हम क्या करते थे, जब भी हमें हमारे स्टैक में कोई सा एलिमेंट या डाटा डालना होता था, हम डॉट पुश को कॉल करते थे और वो उसमें हमारे डाटा को ऐड कर देता था हमारे स्टैक में। जब हम डॉट पॉप करते थे तो हमारे डाटा को बाहर निकाल देता था स्टैक में से। जब डॉट पीक करते थे तो जो भी टॉप पर एलिमेंट प्रेजेंट होता था उसकी वैल्यू वो प्रिंट करा देता था। बट एरेज का एक ड्रॉबैक और है, जो कि है कि यहाँ पर प्री बिल्ड कोड नहीं रहता, मतलब ऑलरेडी कोड बना हुआ नहीं रहता। ये जो डॉट पुश था ना, ये ऑलरेडी हमारे कोड एडिटर में कोड बना हुआ होता है, बस हम इससे कॉल करते हैं। कॉल कैसे लगाते हैं, इम्पोर्ट java.util.star से। ये डॉट स्टार का काम होता है कि जितने भी पैकेजेस और कोड ऑलरेडी बिल्ड इन है हमारे कोड एडिटर में वो सभी को कॉल कर देता है, ठीक है, उसमें ऐड कर देता है। और जैसे ही हम उन्हें कॉल लगाते हैं हमारा काम एक बार में हो जाता है। तो हमें ना पुश पॉप और पीक के लिए कुछ कोड बनाना ही नहीं पड़ा, ना एम्प्टी के लिए बनाना पड़ा था हमें, ठीक है, ना ही साइज के लिए बनाना पड़ा था। बट एरे में हमें पुश पॉप और पीक के लिए कोड बनाना पड़ेगा, प्री बिल्ड कोड नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो कोड आप देख के घबराना मत, ये सब हम अभी बनाना सीखेंगे। तो देखिए अब हम हमारा कोड बनाते हैं एरे को यूज करके स्टैक का। तो सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी, करेक्ट, जो कि हम लिखेंगे पब्लिक क्लास, नाम हम दे रहे हैं एरे स्टैक। इसका काम होगा कि ये हमारे स्टैक को रिप्रेजेंट करेगी। और क्या रिप्रेजेंट करेगी, कि हम हमारा स्टैक बना रहे हैं एरे को यूज करके, ठीक है। तो अब हम जितना भी कोड लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। अब इसके बाद हम 3 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे, कोड एडिटर को बताएंगे, और वो 3 कौन कौन से होंगे, मैक्स साइज। मैक्स साइज का काम होगा कि हमारा जो साइज रहेगा वो इसमें स्टोर होगा। जैसे कि हम अगर 5 साइज दे रहे हैं तो ये 5 इसमें स्टोर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एरे का फिक्स साइज होता है, उसे साइज पहले बताना पड़ता है कि क्या साइज रहेगा हमारा स्टैक का, ठीक है। जब हम स्टैक बनाएंगे क्या साइज रहेगा हमारा स्टैक का, और ना ही हम इसे कम कर सकते हैं ना ही इसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमें उसे बताने के लिए ये मैक्स साइज लेंगे वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल हमारा होगा स्टैक एरे। स्टैक एरे का काम होगा हम जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हमारे स्टैक में, उसका जितना डाटा होगा वो इसमें स्टोर होगा। अगर हम हमारे डाटा को, कोई से भी डाटा को स्टैक में पुश कर रहे हैं तो वो भी इसमें स्टोर होगा। अगर हम पॉप कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें भी इसमें स्टोर होगी कि हम क्या कर रहे हैं उस डाटा के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा वेरिएबल टॉप। टॉप इंडेक्स नंबर होगा, करेक्ट। ये इंडेक्स नंबर काम कर रहा है कि हमारे टॉप पर जो भी एलिमेंट या जो भी डाटा प्रेजेंट है हमारे स्टैक में उससे ये बताएगा। जैसे कि अभी फिलहाल में एरे पूरी तरीके से खाली है, ठीक है, अभी हमारा स्टैक पूरी तरीके से खाली है, तो क्या इनिशियलाइज करेगा टॉप। टॉप मतलब -1, -1 मतलब अभी फिलहाल में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एरे का इंडेक्सिंग चालू होता है 0 से, तो अगर वो -1 पर है टॉप अभी फिलहाल में, तो मतलब अभी इस वक्त कुछ भी प्रेजेंट नहीं है हमारे स्टैक में, हमारे एरे में, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ डाटा आ जाता है 1, तो मतलब अब हमारा टॉप की वैल्यू -1 से उठ गई है हमारी 0, ठीक है। अगर एक और हम डाटा इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, तो अब हमारे टॉप की वैल्यू 0 से हटकर हो गई है 1। जो भी टॉप होगा उसका काम होगा हमारे जो टॉप वाला डाटा प्रेजेंट है हमारे स्टैक में, एरे में, उसे बताना, उसे रीड करना, उसके इंडेक्स को। तो इन वेरिएबल्स के लिए हम कोड लिख लेते हैं। हमारा सबसे पहले होगा मैक्स साइज। मैक्स साइज अभी फिलहाल में हम 5 दे रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में इससे ज़्यादा ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। इसका टाइप है इंट, क्योंकि इसका इंटीजर टाइप का है, और हम इसे प्राइवेट स्टैटिक कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई और इसे यूज़ नहीं कर पाए, ना ही इसे एक्सेस कर पाए, ना ही इसे चेंज कर पाए, करेक्ट। आप पब्लिक भी कर सकते हैं बट फिर उसे चेंज कर पाएगा, ये सिर्फ विद इन क्लास काम करेगा, ठीक है। प्राइवेट इंट, ये नेक्स्ट वाला हम वेरिएबल बता रहे हैं जो कि है स्टैक एरे। इस एरे का काम है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इस एरे का काम होगा कि जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हमारे डाटा पर, वो सब डाटा इसमें स्टोर होगा हमारे स्टैक एरे में, ठीक है। पुश कर रहे हैं तो ये सारा डाटा इसमें स्टोर हो रहा है, तो ये हमारा पूरा स्टैक एरे है, ठीक है। उसके बाद हमारा है टॉप। टॉप का भी टाइप इंट है, क्योंकि इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी टॉप वाला हमारा जो डाटा है वो कौन सा है और किस इंडेक्स पर है, ठीक है। और ये भी मैं प्राइवेट कर देती हूँ अभी फिलहाल के लिए।
अब इसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा इनिशियलाइज करने के लिए हमारे स्टैक को। तो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे पब्लिक, उसके बाद नाम है इसका एरे स्टैक, जो कि हमने पहले ही बता दिया था, करेक्ट। अब इसके बाद इसके अंदर हमें इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं स्टैक एरे। इस एरे स्टैक का क्या काम होगा ये भी मैंने आपको बता दिया था। स्टैक एरे का क्या काम होगा ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये एरे है जो हमारे सभी डाटा को स्टोर करेगा, ठीक है, और इसका साइज मैक्स साइज होगा, और मैक्स साइज ऑलरेडी हम यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है, जो कि है 5। उसके बाद टॉप शुरुआत में -1 रहेगा इनिशियली, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा स्टैक पूरी तरीके से खाली है, अभी कुछ भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा है। जब हम पुश करते जाएंगे डाटा को तब इस पर ऑपरेशन परफॉर्म होता जाएगा और टॉप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है, 0 1 2 3, करेक्ट। अब इसके बाद हमें 3 चीजों के लिए कोड लिखना पड़ेगा। पहले पुश वाले ऑपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें प्रीबिल्ट कोड नहीं है, पहले से बना हुआ नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा कोड। तो पहला फंक्शन हम बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, जो कि होगा पुश के लिए, फिर होगा पॉप के लिए, फिर होगा पिक के लिए, और चलिए एम्प्टी के लिए भी बना लेंगे, हम चेक कर लेंगे। तो हम पुश के लिए हमारी मेथड क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, जो कि है पब्लिक वॉइड, नाम है पुश, और इसमें पैरामीटर होगा इंट एलिमेंट। इंट एलिमेंट का काम होगा कि हम जो मेन फंक्शन से कॉल लगाएंगे डॉट पुश डॉट पॉप करके, जब हम इस वाले फंक्शन को कॉल लगाएंगे तो उसके साथ एक इनपुट देना पड़ेगा कि हमें कौन सा वाला डाटा को पुश करना है, इसमें 1 को करना है, 2 को करना है, 3 को, 4 को, 5 को। तो वो वाला जो इनपुट होगा हमारा वो इसमें जाके स्टोर होगा, और इसके लिए ये वाला बाकी का कोड काम करेगा जो हम इस पुश वाले फंक्शन में लिखेंगे। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पर 2 कंडीशन लिखनी होगी। फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा एरे का साइज फुल हो चुका है, मतलब यहाँ पर इसका साइज क्या दे रखा है, हमने 5 दे रखा है, करेक्ट। तो यहाँ पर 5 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5, ये वाला 5 ब्लॉक दे रखे। कहीं आपने सारा डाटा तो नहीं पुट कर दिया इसमें 3 4 5, और कहीं हमारा स्टैक, हमारा एरे पूरा फुल तो नहीं हो चुका। अगर फुल हो चुका है तो फिर ओवरफ्लो वाली कंडीशन हो जाती है, मतलब इससे ज़्यादा डाटा नहीं आ पाएगा, आपका एरे ओवरफ्लो हो चुका है। तो फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी, अगर ओवरफ्लो हो गया तो आप और ज़्यादा डाटा ऐड मत करो इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारा एरे का साइज फिक्स्ड होता है, इसे आप इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर नहीं है, मतलब ओवरफ्लो नहीं कर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ स्पेस बाकी है, तो फिर उसके लिए कंडीशन हम इफ के बाहर लिखेंगे। तो हमारी इफ कंडीशन होगी कि टॉप की वैल्यू इक्वल्स टू मैक्स साइज है -1 है, तो फिर मैक्स साइज -1 मीन्स मैक्स का साइज क्या है 5 -1 मतलब 4। अगर हमारा इंडेक्स नंबर अगर 4 हो चुका है, मतलब एंड वाले इंडेक्स पे आप पहुंच चुके हो, सारा डाटा आपने इनपुट में दे दिया है हमारे एरे में, तो हमारा साइज फुल हो चुका है, ठीक है। तो हम प्रिंट कराएंगे system.out.println का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, जो भी पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए, वरना बाकियों को तो पता है। ओवरफ्लो हो गया है, करेक्ट, और यहाँ से आप रिटर्न कर जाओ, क्योंकि हमारा तो ओवरफ्लो हो गया ना, अब तो आपको काम करना ही नहीं है इसमें कुछ भी। और अगर ओवरफ्लो नहीं हुआ है, मतलब अभी भी जगह बाकी है हमारे एरे में, तो फिर आप एक काम करो, हमारे स्टैक एरे में हमारा जो टॉप का पॉइंटर है ना, मैं अभी फिर से बता दूं आपको, जो हमारा टॉप वाला जो पॉइंटर है ना, वो शुरुआत में -1 था, उसका काम ये है कि वो टॉप को मैनेज कर रहा है कि अभी फिलहाल टॉप पर कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, टॉप कौन से वाले इंडेक्स पर प्रेजेंट है। शुरुआत में -1 है, मतलब कुछ भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अगर 0 हो गया तो मतलब हमने एक एलिमेंट को पुश कर दिया है इस वाले कोड से, ठीक है, एक एलिमेंट को पुश कर दिया, तो अभी फिलहाल टॉप की इंडेक्स नंबर अब 0 बन गया है। अगर 2 को भी पुश कर दिया तो मतलब टॉप अब 1 बन गया है, 1 इंडेक्स हो गया है उसका वैल्यू। आपने एक और वैल्यू को पुश कर दिया, मतलब अब टॉप वाली वैल्यू 2 हो गई है, 1 नहीं हुई है, 1 तो यहाँ पर आ गई, ठीक है, 2 उसके ऊपर चली गई, तो मतलब अब हमारा टॉप ये बन गया है। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप एक काम करो, टॉप को ++ कर दो, पहले 0 था अब 1 इंडेक्स पे पहुंचा दो, तो टॉप को ++ कर दो और हमारा एलिमेंट को टॉप पर पहुंचा दो, ठीक है। ये रहा हमारा टॉप पर पहुंच गया जो हमने एलिमेंट को प्रिंट कराया। जब आप 1 को भी कराओगे ना ऐड, तो शुरुआत में टॉप यही रहेगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ प्रेजेंट होगा ही नहीं ना, 1 ही होगा सिर्फ, यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही रहेगा, तो टॉप हमारा 1 रहेगा। तो उसके लिए भी यही काम करेगा, जितनी भी बार हम जो भी एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं
वो टॉप पर पहुंचता जाएगा। ये मैंने 2 लाइन में लिखा है, अगर आप एक लाइन ये मैंने एक ही लाइन में लिखा है सॉरी। अगर आप 2 लाइन में लिखना चाहते हैं इसको अलग अलग करके तो वो भी लिख सकते हैं। इस सिंगल लाइन का बता रही हूँ मैं। अगर आप 2 लाइन में लिखना चाहते हो तो पहले आप टॉप को प्लस प्लस कर दो, हमारे टॉप वाले पॉइंटर को बढ़ा दो, और उसके बाद हमारा जो एलिमेंट असाइन करा है हमने, ठीक है, स्टैक एरे टॉप पर उसे पहुंचा दो। ठीक है, ये ऐसे 2 लाइन में आप लिख सकते हो। स्टैक एरे यहाँ पर टॉप इक्वल्स टू एलिमेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन हम बनाएंगे पॉप के लिए, करेक्ट। तो पॉप के लिए हम बनाते हैं कोड। उसके लिए हमें सबसे पहले फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि है पब्लिक इंट पॉप। ठीक है, यहाँ पर हमने वॉइड इसलिए लिखा था पुश में क्योंकि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना था, यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम बाहर निकाल रहे हैं, इसको पॉप कर रहे हैं तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, इसलिए यहाँ पर इंट टाइप का दे रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर भी 2 कंडीशन लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होगी कि अगर हमारा स्टैक खाली है, तो हमारा स्टैक पूरी तरीके से खाली है, वहां पर कुछ डाटा प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम पॉप कैसे करेंगे, किसी को कर ही नहीं पाएंगे ना। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी इसकी, जिसमें हम लिखेंगे इज एम्प्टी। अगर हमारा स्टैक पूरी तरीके से खाली है तो आप एक काम करो, system.out.println, और यहाँ पर आप प्रिंट करा दो कि स्टैक अंडर फ्लो है, मतलब यहाँ पर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है डाटा, करेक्ट। और यहाँ से आप रिटर्न कर जाओ -1। -1 क्यों रिटर्न करो, क्योंकि टॉप की वैल्यू -1 है, अभी कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, पूरी तरीके से खाली है इसीलिए। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन होगी, मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो वो इस ब्रैकेट के बाहर आएगा, इफ वाले के बाहर, कि मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है हमारे स्टैक में। तो अगर प्रेजेंट है तो फिर आप यहाँ से रिटर्न करो। किसे रिटर्न करो, सबसे पहले तो आप हमारे जो टॉप वाला पॉइंटर है उसको डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है, सबसे पहले आप टॉप वाले पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर दो। क्यों, देखो मैं बताती हूँ। देखो शुरुआत में हमारा अगर स्टैक में 1 और 2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो टॉप इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, टॉप वाले जो भी डाटा प्रेजेंट है उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो टॉप कहाँ पर है, ये 0th इंडेक्स हो गया और ये 1 इंडेक्स हो गया, तो मतलब टॉप की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, टॉप की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अगर हमें पॉप करना है इस वाले कोड से, तो आप एक काम करो, इस टॉप वाले पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर दो, मतलब माइनस माइनस कर दो। ये 1 है ना, तो इस 2 को यहाँ से हटा दो, तो अब टॉप पॉइंटर जो यहाँ पर 1 इंडेक्स पे था अब इस 0th इंडेक्स पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही डाटा प्रेजेंट है, तो इंडेक्स चालू होता है 0 से, तो अब हमारा टॉप की वैल्यू हो गई 0। इसलिए हम माइनस माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमने एक एलिमेंट को पॉप करा दिया है, तो अब एक कम हो गया हमारे टॉप की वैल्यू, इसलिए टॉप वाले पॉइंटर को माइनस माइनस कर रहे हैं। और टॉप को डिक्रीमेंट करने के साथ साथ आप रिटर्न कर दो हमारे टॉप वाले एलिमेंट को। ठीक है, तो हमारा ये सारा काम किस में हो रहा है, स्टैक एरे में, इस वाले एरे में सारा काम हो रहा है, क्योंकि इसी में सारा डाटा प्रेजेंट है, तो पॉप हो पुश हो सारा काम इसी में होगा। इसी में से तो डाटा बाहर निकालोगे, तो ये हमारा पॉप का काम भी पूरा हो गया है। तो अब नेक्स्ट मेथड हम क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे पीक के लिए। तो देखिए पब्लिक इंट पीक। तो देखिए हम अगर पीक का कोड लिखे तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनेगी। 2 कंडीशन इसलिए बनेगी क्योंकि पीक का मतलब होता है हमारा जो टॉप वाले पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, जो भी डाटा प्रेजेंट है, उसकी सिर्फ वैल्यू आप प्रिंट करा के हमें बता दो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी कि कहीं हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, पूरी तरीके से खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो फिर हम टॉप वाले एलिमेंट को प्रिंट कैसे कराएंगे। ठीक है, तो अगर उस कंडीशन में है तो फिर आप एम्प्टी प्रिंट करा दो। तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ अगर इस एम्प्टी है, मतलब पूरी तरीके से खाली है, तो आप एक काम करो, system.out.println स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, तो हमारा स्टैक पूरी तरीके से खाली है, तो हम इसे प्रिंट करा ही नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ से आप रिटर्न कर दो -1। -1 क्यों, क्योंकि हमारी टॉप की वैल्यू -1 है, कुछ यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है इसलिए। और सेकेंड कंडीशन हमारी ये बनेगी, इसका मतलब है पहला कंडीशन तो ये था कि एम्प्टी है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते काम, और सेकंड कंडीशन ये कि मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है। डाटा प्रेजेंट है तो टॉप वैल्यू भी होगी सही, फिर भले अगर एक सिंगल ही डाटा है तो वही हमारी टॉप होगी, अगर 4-5 डाटा है तो जो भी टॉप पर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को आप यहाँ से रिटर्न कर दो। और सिर्फ रिटर्न करो, ना ही यहाँ पे हमें रिमूव करना है ना ही ऐड करना है, सिर्फ आपको प्रिंट करा के बताना है। ठीक है, तो इस इफ वाले ब्रैकेट के हम बाहर लिखेंगे रिटर्न स्टैक एरे। स्टैक एरे हम बार बार इसलिए यूज करें क्योंकि सारा काम हमारे स्टैक वाले एरे में हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप रिटर्न कर दो हमारा
टॉप को, टॉप की जो भी वैल्यू, देखो यहाँ पर ना ही मैंने टॉप माइनस माइनस लिखा है और ना ही मैंने यहाँ पर टॉप प्लस प्लस लिखा है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर मैंने टॉप प्लस प्लस लिखा था, ना ही टॉप प्लस प्लस लिखा है, ना ही टॉप माइनस माइनस लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर पीक में ना ही कुछ ऐड कर रहे हैं ना ही रिमूव कर रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रिटर्न करना है, सिर्फ प्रिंट कराना है इसे डाटा को, जो भी टॉप वाला एलिमेंट है, इसलिए ये हमारा पीक का काम भी हो गया। अब इसके बाद हमें सिर्फ एक लास्ट फंक्शन क्रिएट करना होगा जो कि होगा इस एम्प्टी के लिए। इस एम्प्टी का काम होगा कि वो ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा और वो चेक करेगा कि हमारा स्टैक खाली है नहीं है, ठीक है। तो इस एम्प्टी के लिए हम लिखेंगे पब्लिक, ये ट्रू फॉल्स में आंसर देगा इसलिए बूलियन लिख रही हूँ, टाइप इसका इस एम्प्टी हम नाम दे देते हैं इसको। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हमारा स्टैक पूरी तरीके से खाली है, इस एम्प्टी है, तो फिर एक काम करो, आप ट्रू में आंसर दो, उसके साथ साथ यहाँ पे रिटर्न कर दो कि अभी फिलहाल टॉप की वैल्यू -1 है, ठीक है। अभी फिलहाल टॉप की वैल्यू -1 है, मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो टॉप वाले पॉइंटर की वैल्यू -1 है। और अगर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है तो फिर इस टॉप की वैल्यू -1 नहीं होगी, कुछ ना कुछ और होगी, और बूलियन का आंसर होगा फॉल्स, मतलब एम्प्टी नहीं है तो इसलिए वो फॉल्स में आंसर देगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कोड एडिटर पे चलते हैं, हम इसका पूरा कोड बना लेते हैं और मेन फंक्शन से सिर्फ हमें कॉल ही लगाना है, तो मैं डायरेक्ट वही बता दूंगी। तो अब देखिए हमें इसका कोड बनाना है कोड एडिटर पे, जो भी मैंने अभी आपको पेन एंड पेपर पे समझाया, बट पहले हम ये सारे फंक्शंस क्रिएट करें पॉप, पोर्शन, पीक का, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ से मेन फंक्शन से उन सभी को कॉल लगाएंगे। कॉल कैसे लगाएंगे? जैसे हमने पहले कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से कोड बनाया था, तब ऐसे करा था डॉट पुश डॉट पीक करके, वैसे ही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और जो हमने कोड लिखा है पुश और पॉप और पीक का, वो सारा सेम इसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। उन्हें कॉल लगाते जाएंगे मेन फंक्शन से, यहाँ से कॉल लगाएंगे इस मेन फंक्शन से, और ये मेन फंक्शन जब कॉल लगाएगा उसको पुश पे, पॉप पे, पीक पे, तो वो कोड सारा काम करेगा हमारे जो भी यहाँ पर इनपुट देंगे उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है हमारा इंस्टेंस एरे स्टैक का, मतलब एक एरे क्रिएट करना है स्टैक के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले एरे स्टैक, उसके बाद स्टैक नाम दे रहे हैं हम, स्टैक हमारा नाम है STA, आप STK या कुछ भी दे सकते हैं शॉर्ट में, एरे स्टैक, और उसके बाद ये ब्रैकेट और ये, तो ये हमारा पूरा एरे क्रिएट हो गया हमारा स्टैक के लिए। उसके बाद हम इसमें पुश करना चाहते हैं, ठीक है। इनिशियली हमारा जो स्टैक है पूरी तरीके से खाली है, ठीक है, ये पूरा खाली है, हमें इसमें पुश करना है। सबसे पहले क्या पुश करना है? 1 को पुश करना है, फिर हमें 2 को पुश करना है, फिर 3 को पुश करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा स्टैक का नाम डॉट पुश, देखिए, और पुश किसे करना है? हमें 1 को। फिर उसके बाद हम स्टैक डॉट पुश, और पुश करना चाहते हैं हम 2 को। इसके बाद स्टैक का नाम डॉट पुश और 3 को पुश करना चाहते हैं, ठीक है। ये तीनों हमारे स्टैक में आ चुके हैं। अब इसमें आने के बाद हम क्या करना चाहते हैं? हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं पीक, मतलब अभी फिलहाल में जो भी टॉप पर एलिमेंट प्रेजेंट है उसे आप रीड करके बताओ और प्रिंट करा दो एज आउटपुट। तो अभी फिलहाल टॉप में क्या प्रेजेंट है? 3 प्रेजेंट है, माना 1 हमने सबसे शुरुआत में डाला था स्टैक में, बट ये 1 तो नीचे चले गया, फिर उसके बाद 2 आया, फिर 3 हमारा अभी हमारा टॉप पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम यहाँ पर पीक वाले को कॉल लगाएंगे, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर कि ये पीक का आंसर होगा, ताकि जब हम आउटपुट निकालेंगे तो हमें समझ आ जाए कि कौन सा आंसर किसका है। तो पीक के लिए हम स्टैक डॉट पीक कॉल लगा दिया। इसमें इनपुट देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि टॉप वाले को ही रीड करेगा और किसी को रीड नहीं करेगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा हमारा 3, क्योंकि शुरुआत 3 ही प्रेजेंट है टॉप पर, तो उसे रीड करके बता देगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये पॉप के लिए काम करेगा। अब जो पॉप वाला फंक्शन काम करेगा, पॉप करेगा टॉप वाले एलिमेंट को, तो मतलब 3 को बाहर निकाल देगा वो। तो यहाँ से पॉप किसे करेगा? 3 को ही पॉप करेगा यहाँ से। इसके अंदर हम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर भी कि पॉप के लिए काम कर रहा है, और कॉल लगाते हैं हम स्टैक डॉट पॉप को, ठीक है। यहाँ भी इनपुट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे पता है कि टॉप वाले को ही पॉप करना है और किसी को नहीं। यहाँ पर हम फिर से पीक को कॉल करते हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाएगा जब हम इसे रन करेंगे पूरे को। अभी हमें फंक्शंस क्रिएट करना है, हाँ, ये सब फंक्शंस अभी क्रिएट करे नहीं हमने कोड एडिटर पे, पीक, पॉप और पुश को, ताकि आपको ये समझ आ जाए। मैं फिर से पीक इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि जब हमने 3 को पॉप कर दिया है,
अब वापस से जब वो पीक करेगा तो वो रीड करेगा टॉप वाले को, तो 3 तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो अब टॉप पर बचेगा 2, तो ये वो 2 को रीड करके बताएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके लिए लिख देते हैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, पीक के लिए लिख रहे हैं तो 2 को बताएगा रीड करके। यहाँ पर फिर से पीक लिख देती हूँ, स्टैक डॉट पीक। चलिए ये हमारा पूरा काम हो गया। अब हम इनके फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं और बस इसे रन कराना पड़ेगा। मेन फंक्शन का पूरा काम हो चुका है। इसके हमने क्लास यहाँ पर क्रिएट कर लिया, पब्लिक क्लास एरे स्टैक। यहाँ पर हम हमारे तीनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे हमारे तीनों, मैक्स साइज जो कि हमारा साइज स्टोर करेगा, यहाँ पर 100 है, हम 5 करा था हमने तो हम 5 ही कर देते हैं इसको। उसके बाद स्टैक एरे, यहाँ पर सारा जितना भी काम होगा हमारे स्टैक पर, हमारे एरे पर जितना भी डाटा होगा वो सब इसके अंदर काम होगा, ठीक है। और जो टॉप होगा ये तो हमारा पॉइंटर है ही सही, जो टॉप वाली वैल्यू है और उसका इंडेक्स है ये उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा इसका, तो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 100 को मैं 5 बना दूंगी बाद में, ठीक है। हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है। वैसे हम एरे में ज्यादा से ज्यादा कितना भी साइज यहाँ पर लिख दो, ताकि हाँ भले थोड़ी सी जगह जरूर वेस्ट जाती है यहाँ पर, ये बात है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा हो जाता है, बट बाकी जो कोड में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कोड अच्छे से काम करेगा। 100 इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपको ज्यादा भी ऐड करना है तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं आप स्टैक में। यहाँ पर स्टैक में अगर आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज भी ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, जितना ज्यादा चाहो, ज्यादा से ज्यादा 100, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर देखिए हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा जो कि हमारा एरे स्टैक, ठीक है। एरे स्टैक में हमने एरे का स्टैक के लिए एरे बना दिया है यहाँ पर। उसके बाद हमने इसका साइज भी मेंशन कर दिया है, मैक्स साइज। मैक्स साइज हमने यहाँ पर 100 इनिशियलाइज करा है, जितना चाहे उतना इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसमें इनकी प्रॉपर्टीज लिखी है, तो टॉप को भी इनिशियलाइज कर दिया है। टॉप हमारा स्टार्टिंग में -1 रहेगा क्योंकि अभी फिलहाल में स्टैक खाली है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पुश के लिए मेथड लिखेंगे, ठीक है। पुश के लिए मेथड हमने बना लिया है। उसके बाद हमने एज इनपुट दिया है इंट एलिमेंट को। ये जो एलिमेंट है ना ये है जो हमने 1 दिया था पुश, फिर 2 करा पुश, फिर 3 करा पुश, वो ये है। तो ये सारा जब कॉल लगेगा यहाँ से मेन फंक्शन से, ये जो बैकेंड में हो रहा है ना वो बता रही हूँ, मेन फंक्शन से जब हम इस पुश वाले फंक्शन को कॉल लगाएंगे तो यहाँ पर कॉल आएगा और इस इंट एलिमेंट में 1 2 3 स्टोर होगा। पहले 1 होगा स्टोर, फिर ये पूरा कोड काम करेगा जो हम पुश के अंदर लिखेंगे और हमारे स्टैक में वो पुश कर देगा 1 को, फिर 2 के लिए काम करेगा, फिर 3 के लिए काम करेगा, ठीक है। 3 बार काम करेगा। हमने पुश वाले में हमारा कोड लिख दिया है। इफ पहली कंडीशन इफ की कि अगर मैक्स साइज -1 है, मतलब मैक्स साइज -1 मतलब लास्ट वाला इंडेक्स तक पहुंच चुके हो। मैक्सिमम साइज हमारा 100 है तो इसका इंडेक्स क्या होगा लास्ट वाले का, 100 -1 मतलब 99 होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है एरे, इसलिए। तो आप आखिरी तक के पहुंच चुके हो, हमारा स्टैक एरे पूरा तरीके से भर चुका है, तो स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसलिए अब आप और कुछ ऐड नहीं कर सकते। और एल्स कंडीशन में क्या आएगा, मतलब अभी कुछ ना कुछ जगह बाकी है। तो अगर जगह बाकी है तो आप एक काम करो, टॉप वाला जो हमारा था पॉइंटर उसको ++ कर दो, मतलब हमने जो एलिमेंट को ऐड करा है ना, नई एलिमेंट को, उससे टॉप बना दो और टॉप को ++ कर दो। टॉप पॉइंटर एक ऐड हो जाएगा, पहले से 1 ऐड करा था, ठीक है। पहले से 1 ऐड करा था तो टॉप वाला पॉइंटर था 0th इंडेक्स में, फिर हमने 2 ऐड करा तो अब 2 बन गया हमारा टॉप और टॉप पॉइंटर है 1 इंडेक्स में। फिर हमने 3 ऐड करा तो अब टॉप बन गया हमारा 3 और टॉप का पॉइंटर है हमारा 2 पर, ठीक है। 2 इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं, इस 2 की बात नहीं कर रही हूँ, इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा पूरा हो गया। अब हम मेथड लिखेंगे हमारा पॉप के लिए, ठीक है। तो मेथड हमारा पॉप के लिए है इन टाइप का, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पर तो हमें सिर्फ स्टैक में ऐड करना था इसलिए वॉइड है। इसके बाद इसका कोड जो है, यहाँ पर भी 2 कंडीशन होंगे। ये इस एम्प्टी इसलिए बता रहा है कि अभी हम एम्प्टी के लिए कोड लिखेंगे, फिर वो एम्प्टी का एरर नहीं बताएगा, वो अभी इसलिए बता रहा है, ठीक है। 2 कंडीशन है पॉप की। फर्स्ट कंडीशन है हमारी कि अगर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो किसे हम बाहर निकालेंगे स्टैक में से, अगर कुछ डाटा ही प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में हमने लिखा है कि अगर हमारा स्टैक खाली है तो फिर आप प्रिंट करा दो स्टैक अंडरफ्लो है, मतलब कुछ प्रेजेंट ही नहीं है उसमें, और यहाँ से रिटर्न कर दो -1, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉप की वैल्यू -1 है। और अगर कुछ ना कुछ वहां पर प्रेजेंट है, कुछ डाटा प्रेजेंट है स्टैक में से, तो जो भी टॉप का है,
टॉप वाला डाटा है उससे आप बाहर निकाल दो, टॉप पॉइंटर को माइनस माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर जाओ। ये हमारा पॉप का काम भी हो गया। अब हमारा है पीक का काम, ठीक, इन टाइप का इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमें रिटर्न करना पड़ेगा वैल्यू से रीड करके, इसलिए। बट यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब इस टॉप वाला पॉइंटर पे कुछ काम नहीं होगा, ना ही ये प्लस प्लस करना है ना ही माइनस माइनस करना है, सिर्फ रिटर्न करना है उसकी वैल्यू को। यहाँ पर भी दो कंडीशन होगी क्योंकि पीक का काम ही होता है टॉप की वैल्यू को प्रिंट कराना। तो अगर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो इज एम्प्टी है तो हमारा स्टैक, तो फिर यहाँ पर लिख दो कि स्टैक एम्प्टी है और -1 आप रिटर्न कर जाओ। और सेकंड कंडीशन होगी कि मतलब कुछ ना कुछ डाटा हमारा स्टैक में प्रेजेंट है, एरे में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आप टॉप को यहाँ से रिटर्न कर जाओ, टॉप की वैल्यू को रिटर्न कर जाओ बिना रिमूव करे और बिना ऐड करे, ठीक है, सिर्फ हमें प्रिंट कराना है। उसके बाद हम इज एम्प्टी के लिए कोड लिखते हैं, तो इज एम्प्टी का हमने बूलियन रखा है कि ट्रू फॉल्स में आंसर देगा। उसके साथ वो चेक करा कि अगर हमारा स्टैक पूरी तरीके से खाली है तो आप रिटर्न आंसर कर दो ट्रू में। उसके साथ साथ टॉप की वैल्यू होगी -1 क्योंकि पूरा खाली है, कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो टॉप पॉइंटर -1 इंडेक्स पर है। और अगर कुछ प्रेजेंट है हमारे स्टैक में तो फिर बूलियन आंसर देगा फॉल्स में क्योंकि एम्प्टी नहीं है और टॉप की वैल्यू जो भी होगी उस वाले इंडेक्स पर डिपेंड करती होगी। अब हम यहाँ से रन कर देते हैं क्योंकि हमने पूरा कोड लिख दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने इतना डिटेल में इसलिए समझाया है ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं हो। आप कैसे लॉजिक लगाना है, क्योंकि अधिकतर मुझे कमेंट आते हैं कि लॉजिक कैसे बिल्ड करें, तो अगर आप एक एक लाइन समझोगे और उसे खुद ब खुद बिना देखे, एक बार आप मैं जो बना रही हूँ ना वो मेरे साथ साथ बना लो कोड, उसके बाद अपना एक बिना देखे भी कोड बनाना, आपको समझ आ जाएगा कैसे लॉजिक लग रहा है किस क्वेश्चन में, तो आप अपने आप बना पाओगे जो सिमिलर कोड रहेंगे। तो ये देखिए हमारा आंसर वही आ गया जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। सबसे पहले ये 3 आया है पीक का आंसर क्योंकि टॉप पर 3 प्रेजेंट था, फिर उसके बाद हमने पॉप कर दिया था 3 को, तो फिर 2 बच गया, ठीक है। 3 को पॉप करा इसलिए इसने यहाँ पर 3 लिखा है क्योंकि हमने 3 को पॉप करा है। उसके बाद फिर 2 ही बचा था, तो फिर जब हमने पीक करा तो टॉप पर 2 बचा था तो उसने 2 प्रिंट करा दिया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैंने एरेज 1D 2D एरे का बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड कर दिया चैनल पर, आप देख लीजिएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करें। और अगर आपको ये थोड़ा समझ नहीं आया हो ना कि फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, वैसे तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया, बट फंक्शंस और मेथड का भी मैंने वीडियो अपलोड करा है कि फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे कॉल लगाते हैं मेन फंक्शन, ये सब डिटेल में कराया है इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तो आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा उसे। तो अब देखिए हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टैक का कर लिया एरे को यूज करके, अब हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन स्टैक का एरे लिस्ट को यूज करके, ठीक है। तो देखिए अब हमारा एरे लिस्ट कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा एरे टाइप का होता है, बट एक इसका एडवांटेज है जो कि इसका डिसएडवांटेज था। यहाँ पर साइज फिक्स्ड होता था, यहाँ पर साइज फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। इसका आप साइज जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा भी सकते हो और जितना कम करना चाहो आप इतना कम भी कर सकते हो। हमारा स्टैक भी ऐसे ही होता है जो हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से करा था, उसमें भी हमें साइज को मेंशन नहीं करना पड़ा था, यहाँ पे हमें साइज को मेंशन करना पड़ा था कि एरे का साइज हमारा 5 है। यहाँ पर एरे का साइज आपको, एरे लिस्ट का साइज आपको मेंशन करना ही नहीं पड़ेगा, आप जितना चाहो उतना पुश कर सकते हो स्टैक में एलिमेंट्स को और ऐड कर सकते हो, साइज को मतलब बढ़ा सकते हो, और जितना पॉप करना चाहो आप डिक्रीज भी कर सकते हो मतलब स्टैक को, ठीक है। तो अगर हमारा स्टैक है ये, इसमें हम पुश करना चाहते हैं 1 को, तो ठीक है, तो 1 चला जाएगा यहाँ पर। तो अभी फिलहाल हमारा टॉप हो गया है ये, ठीक है। इनिशियली जब कुछ भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, अगर एम्प्टी है ये, ठीक है, तो टॉप का काम क्या होता है, टॉप पॉइंटर होता है, टॉप पॉइंट करता है हमारा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है स्टैक में उसको। अभी फिलहाल में टॉप मोस्ट क्या है 1 है, तो इसको पॉइंट करेगा और इसके इंडेक्स नंबर को पॉइंट करेगा। इसका इंडेक्स नंबर है 0, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर एम्प्टी है कुछ भी नहीं है तो फिर इसका इंडेक्स होगा -1, जो कि हमने अभी एरे में सीख ही लिया था, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमें एक और को इसमें ऐड करना है डाटा को, तो यहाँ पर हम 2 को ऐड कर देंगे। अब टॉप पॉइंट करेगा 2 को, ठीक है, 2 वाले इंडेक्स को, तो इसका इंडेक्स क्या है 1, तो अब टॉप ये बन जाएगा, तो टॉप यहाँ से हटकर ये बन जाएगा। यहाँ पर हम 2 को ऐड कर सकते हैं, अगर और ऐड करना चाहते हो या 3 को कर सकते हो, फिर 4 को, फिर 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, कितना भी ऐड कर सकते हो जितना आप बढ़ाना चाहो साइज, ठीक है। हम लिंक लिस्ट भी साथ साथ में समझ लेते हैं, कोड इनका फिर साथ में हम बना लेंगे, बाद में हमें समझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि आपने एरे लिस्ट वाला मेरा वीडियो देख चुके हो आप, क्योंकि उसमें हमने
काफ़ी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करे थे बहुत अच्छे से, तो आपने अगर वो देखा होगा तो आपको ये वाले कोड बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और लिंक लिस्ट का भी वीडियो देख लीजिएगा। तो अब देखिए, लिंक लिस्ट भी थोड़ा थोड़ा एरे लिस्ट की तरह ही सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल है ये भी। इसका भी आप साइज जितना चाहो बढ़ा सकते हो उतना, और जितना डिक्रीज करना चाहो उतना डिक्रीज कर सकते हो। हमारा स्टैक है ये, ठीक है। शुरुआत में ये एम्प्टी है, ठीक है। हमने एक को पुश कर दिया, 1 को पुश कर दिया, एक एलिमेंट को इसमें पुश कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो लिंक लिस्ट होगा, लिंक लिस्ट नोड पर डिपेंड करती है। आई होप आपको याद होगा कि लिंक लिस्ट नोड पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर नोड्स बनी होती है। कैसी होती है हमारी लिंक लिस्ट? ऐसी। ये मैं सिंपल लिंक लिस्ट बता रही हूँ, स्टैक को यूज करके बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये पहली एक है, फिर ये दूसरी लिंक लिस्ट है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो हमारा हेड है वो पॉइंट कर रहा है हमारे नेक्स्ट वाले नोड की तरफ, फिर हमारा सेकेंड वाला नोड हमारी थर्ड वाली नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, थर्ड वाला नोड हमारी फोर्थ वाली नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है, और जो लास्ट वाला नोड जो भी होगा, ये अगर हमारा लास्ट है तो ये वाला पॉइंट करेगा नल की तरफ। आई होप आपको ये सब याद है, ठीक है। ये हमारा हेड है। तो अब अगर हम लिंक लिस्ट को यूज करके हमारा स्टैक बनाए तो स्टैक कैसे बनेगा? तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत में खाली था स्टैक, मैंने 1 को इसमें पुश कर दिया, तो ठीक है, ये हमारा 1 नोड बन गया। लिंक लिस्ट को यूज करके स्टैक बना रही हूँ तो हमारा 1 वाला नोड बन गया, ठीक है। अभी फिलहाल हेड क्या है? 1 है, ठीक है। 1 हमारा हेड है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, और टॉप पर भी हमारा अभी फिलहाल 1 ही है स्टैक में, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 2 ऐड करना चाहूँ तो पहले टॉप तो ये था जिसका था इंडेक्स 0, अब टॉप यहां से हटकर हो जाएगा ये, अब इसका इंडेक्स हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो हेड यहां से हटकर अब हेड हमारा जो नया वाला एलिमेंट है जिसे हमने हमारी लिंक लिस्ट में ऐड करा है वो 2 है, तो अब हेड ये बन जाएगा, और टॉप भी यही है, इसका इंडेक्स है 1, ठीक है। तो ये हेड यहाँ से हट गया और ये इसकी तरफ पॉइंट करा है। अगर मैं एक और एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करना चाहूँ तो, जो कि है 3, तो अब 3 की तरफ हमारा 2 हमारा 3 की तरफ पॉइंट करेगा, और अभी हेड यहाँ से हटकर बन जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि हेड हमारा टॉप वाली पोजीशन होती है, तो मतलब आप एक एक करके अगर ऐड करते जा रहे हो उसमें एलिमेंट, तो हेड भी अपडेट होता जाएगा, ठीक है। तो हेड हमारा अब ये बन गया। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये हमारा पूरा लिंक लिस्ट की स्टैक बन चुका है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में हमारा स्टैक कैसे क्रिएट होगा। इसके कोड हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लेते हैं इन सभी की। किसी भी कोड को अच्छा कोड कब कहा जाता है? जब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो बिग O ऑफ 1, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एरे की बात करें तो हाँ, इसका पुश, पॉप और पीक, इनकी तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एरे लिस्ट की बात करें तो एरे लिस्ट में भी यही होगा। पुश भी अगर कर रहे हैं तो हम एक ही एलिमेंट को कर रहे हैं, पॉप भी वही कर रहे हैं, ठीक है। पीक भी हम जो टॉप वाला एलिमेंट है उसी को पीक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी पुश, पॉप और पीक सभी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 रहेगी, और यहाँ पर भी लिंक लिस्ट में भी बिग O ऑफ 1 रहेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी इसका हम कोड बनाएंगे। और लिंक लिस्ट की बिग O ऑफ 1 खासियत ये भी है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने की, क्योंकि हमारा जो हेड है वो टॉप मोस्ट वाली वैल्यू को हम हेड बोलते हैं लिंक लिस्ट में, ठीक है। जो सबसे शुरुआत में रहता है उसी को हम हेड बोलते हैं, और उसी को हमें यहाँ पर पीक भी करना है और पुश भी पॉप भी करना है, सॉरी, क्योंकि पुश तो हम ऐड करते हैं, हमें पॉप भी उसी को करना है जो टॉप पर होती है, और पीक भी उसी को करना है जो टॉप पर होती है। इसलिए हमारा बिग O ऑफ 1 रहेगा यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब देखिए, हम एरे लिस्ट को यूज करके स्टैक के लिए कोड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी। हमने वहां पर भी यही करा था, एरेज में भी। पब्लिक क्लास, पब्लिक दे रही हूँ मैं इसको, एरे लिस्ट स्टैक, इसका नाम दे रही हूँ, आप कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें डिक्लेयर करना होगा हमारी एरे लिस्ट को, और इस जो भी हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे एरे लिस्ट को, उसका काम क्या होगा? वो स्टोर करेगी सभी एलिमेंट्स को जो हमारे स्टैक में है। जैसे पहले अगर हम 1 को पुश कर रहे हैं तो उससे स्टोर करेगी, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, हम जितने भी एलिमेंट्स उसमें पुश करते जाएंगे या पॉप करते जाएंगे उन सभी का डाटा को वो स्टोर करती जाएगी, ठीक है। ये सारा काम हमारे इस वाली एरे लिस्ट में होगा जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो कि मैं दे रही हूँ प्राइवेट टाइप का, ताकि कोई और उसे एक्सेस नहीं कर पाए। क्लास के बाहर एरे लिस्ट, और इसका टाइप रहेगा डाटा का, हमारा इंटीजर है क्योंकि हम 1 2 3 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। और इसका नाम मैं दे रही हूँ स्टैक लिस्ट,
ठीक है, आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं इस एरे लिस्ट का। इस एरे लिस्ट का नाम मैंने स्टैक लिस्ट दिया है क्योंकि हम एरे लिस्ट को यूज करके स्टैक बना रहे हैं, इसलिए स्टैक लिस्ट। ठीक है, उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इस स्टैक के लिए। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हमारा पब्लिक नाम है हमारा एरे लिस्ट स्टैक। उसके बाद हमें इनिशियलाइज करना होगा हमारे एरे लिस्ट को, जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर करी ना, इसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारी पूरी एरे लिस्ट को। तो एरे लिस्ट का जो सिंटेक्स होता है उसी के फॉर्म में हम लिखेंगे एरे लिस्ट, नाम है एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, हमने इनिशियलाइज भी कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? पुश, पॉप और पीक, तीनों के लिए हमें यहाँ पर फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे एरे लिस्ट के लिए भी, जैसे हमने एरेज में करा था। अगर किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा ना कि हमने क्यों करा है, एक ये वाला यहाँ पर डिक्लेयर क्यों करा है एरे लिस्ट को, और यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, तो देखो एरेज में भी वही करा था हमने। तो देखो यहाँ पे एरेज में भी हमने एक स्टैक के लिए एरे क्रिएट करा था। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा था, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी थी। ठीक है, पहले इसका मैक्सिमम साइज दिया था एरेज में, किसका साइज क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर टॉप को इनिशियलाइज करा था। बट यहाँ पर जो हमारा एरे लिस्ट है इसमें हमें साइज देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे एरे लिस्ट का कि फ्लेक्सिबल है। इसका जितना भी साइज आप बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, आपको यहाँ पर साइज मेंशन ही नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कहीं पे भी साइज नहीं लिखा है। ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट तो करा है बट यहाँ पर साइज नहीं लिखा। ठीक है, और ये एरे लिस्ट का काम वही है जो वहाँ पर एरेज में था, वो सभी डाटा को, जो हमारे स्टैक का डाटा होता था उसको स्टोर करती थी, और ये एरे लिस्ट भी वही काम करेगी जो वहाँ पर एरे करता था। स्टैक का जितना भी डाटा होगा, एलिमेंट होगा, उसको स्टोर करेगी, उसके ऊपर जो भी काम करेंगे वो सब इसमें होगा। तो पुश के लिए हम यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करेंगे जो होगी पब्लिक वॉइड टाइप, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है एलिमेंट्स को। उसके बाद इंट एलिमेंट वही, क्योंकि हम मेन फंक्शन में जो भी इनपुट देंगे 1 2 3 4 वो ये सब एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए स्टैक, जो हमारा स्टैक की लिस्ट एरे लिस्ट की जो स्टैक रहेगा उसका नाम यहाँ पर क्या दिया है मैंने? स्टैक लिस्ट दिया है। देखो यहाँ पर भी हमारी एरे लिस्ट का नाम क्या दिया है? स्टैक लिस्ट। तो पहले आप स्टैक लिस्ट लिखो, उसके बाद डॉट ऐड कर दो हमारे एलिमेंट को, जो भी हम मेन फंक्शन में इनपुट देंगे ना 1 2 3, तो वो कोड यहाँ, ये वाला कोड काम करेगा पुश के लिए और उस एलिमेंट को ऐड कर देगा। पहले 1 को ऐड करेगा, स्टैक लिस्ट डॉट ऐड करके हमारा एलिमेंट 1 होगा तो 1 को ऐड कर देगा, फिर 2 होगा तो 2 को ऐड कर देगा, फिर 3 होगा तो 3 को ऐड कर देगा। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ डॉट ऐड लिख रहे हैं, वहां पर तो हमें बहुत बड़ा फंक्शन, बहुत बड़ा कोड लिखना पड़ा था फंक्शन में। देखिए यहाँ पर हमें इतना लंबा कोड लिखना पड़ा था एरेज में, बट एरे लिस्ट में इसलिए नहीं लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। ये दूसरा एडवांटेज है एरे लिस्ट का। ठीक है, जो वहां पर ड्रॉबैक था हमारा एरेज में, हमें कोड लिखना पड़ता था, यहाँ पर कोड ही नहीं लिखना है। डॉट ऐड लगाओ, डॉट ऐड वो सारा कोड यूज में ले लेगा हमारा कोड एडिटर। ठीक है, और उसके लिए एक काम हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, टॉप पर जब भी हम कोड एडिटर पर काम करेंगे ना, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, बस ये लिख देना। तो इसका काम होगा कि जितना भी एरे लिस्ट का पैकेजेस होंगे उन सभी को वो इंस्टॉल कर लेगा। तो ये जो ऐड वाला जो हमने ये यूज करा है ना, इसका भी पूरा कोड वो इंस्टॉल कर लेगा और यूज कर लेगा और अपने आप पुश कर देगा हमारी स्टैक में। ये हमारी स्टैक है तो इसमें वो डाटा को पुश करता जाएगा जिसको हम ऐड करना चाहते हैं। इतने सा कोड ही लिखना पड़ा, इसका अलावा और कुछ नहीं लिखना है, बस ये हमारा पुश का कोड हो चुका है। एक बार यहाँ पर भी मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट कर देती हूँ एग्जांपल के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। इसका साइज फिक्स नहीं है इसलिए मैंने इधर से खुला रखा है, जितना आप साइज बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। मैंने पहले 1 दिया था, पुश करा था 1 को, तो ये स्टैक लिस्ट, ठीक है, हमारी ये वाली एरे लिस्ट जो है स्टैक लिस्ट है, इसमें ऐड कर देगा हमारे एलिमेंट को। तो 1 एलिमेंट हम ऐड करना चाहते तो 1 कर देगा, फिर उसके बाद हम 2 एलिमेंट ऐड करना चाहते तो डॉट ऐड फंक्शन 2 को यहाँ पर ऐड कर देगा, फिर अगर हम 3 ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 को ऐड कर देगा। ठीक है, ऐसे ही काम करेगा। इसमें कोड कुछ भी नहीं लिखना है, बस ये इतना से लिखना पड़ेगा लाइन, ताकि वो सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर लें। तो अब नेक्स्ट फंक्शन हम क्रिएट करेंगे पॉप के लिए। ठीक है, तो पब्लिक इंट इसलिए क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न करेंगे पॉप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशंस बनेगी, 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये रहेगी कि हमें चेक करना है कि हमारा स्टैक, हमारा ये जो स्टैक की लिस्ट है ये पूरी तरीके से खाली है नहीं है। अगर खाली है तो फिर हम पॉप कैसे करेंगे एलिमेंट को, उसके लिए कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए हमारी स्टैक लिस्ट में, करेक्ट। तो ये तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। माना इसका साइज कितना भी बढ़ा सकते हो, बट पॉप करने के लिए कुछ एलिमेंट तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर
इफ की कंडीशन लिखेंगे इज एम्प्टी। ठीक है, अगर हमारी स्टैक लिस्ट खाली है पूरी तरीके से, ठीक है, तो आप एक काम करो यहाँ से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दो कि आपका स्टैक अंडर फ्लो है, मतलब वहां पर कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, एम्प्टी है, अंडर फ्लो, करेक्ट। और यहाँ से रिटर्न कर दो -1। -1 क्यों? क्योंकि टॉप की वैल्यू शुरुआत में -1 रहेगी अगर स्टैक पूरी तरीके से खाली है तो, ठीक है, टॉप की वैल्यू -1 रहेगी। अगर कुछ प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 0th इंडेक्स पे होगा। अगर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है तो टॉप की वैल्यू 1 इंडेक्स हो जाएगा, और अगर 3 एलिमेंट प्रेजेंट है तो टॉप की वैल्यू बढ़कर 3rd वाले पे हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था टॉप का काम है, पॉइंटर है टॉप, जिसका काम है हमारा जो टॉप मोस्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर आप एरे लिस्ट में देखो तो ये वाला टॉप मोस्ट है, ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट जो प्रेजेंट है हमारा एरे लिस्ट में, ठीक है, हमारे स्टैक लिस्ट में, उसके इंडेक्स को ढूंढना, बस उसका काम यही है। तो हमने फर्स्ट कंडीशन तो लिख दी कि अगर खाली है तो फिर यहाँ पर अंडरफ्लो लिख दो, यहाँ से रिटर्न कर जाओ -1, ठीक है, और अगर खाली नहीं है तो फिर एल्स वाली कंडीशन में कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा हमारी स्टैक लिस्ट में, एरे लिस्ट में, ठीक है। तो अगर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है तो आप एक काम करो, हम रिटर्न के साथ ही लिख देते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर रिटर्न करो और क्या करो, हमारी जो स्टैक लिस्ट है, हमारी स्टैक लिस्ट में से आप जो भी टॉप वाला, ठीक है, जो भी टॉप वाला डाटा प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको रिमूव कर दो। तो स्टैक लिस्ट डॉट रिमूव, उसे रिमूव कर दो। अब देखो हमने रिमूव तो लिख दिया, बट ये तो लिखा ही नहीं कि किसको रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो एरे लिस्ट है ना, इसको बताना तो पड़ेगा कौन से वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, वरना वो तो बीच में से किसी को भी कर देगा। स्टैक में जरूर होता था जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करते थे, बट इसे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि किससे करना है, एरे लिस्ट में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे इंडेक्स, की कौन सी इंडेक्स के एलिमेंट को आपको यहाँ से हटाना है। हम हटाना चाहते हैं टॉप वाले को, मतलब जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, टॉप वाला ये होता है जो भी सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है। एरे लिस्ट में अगर ऐसे देखो तो जो यहाँ पर प्रेजेंट है, अगर आप बोलो तो आखिरी, बट मैं आखिरी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि टॉप वाला होता है ना हमारे, तो स्टैक में यूज कर रहे हैं हम एरे लिस्ट को, तो इसलिए उसे टॉप ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इस वाले एलिमेंट को रिमूव करना है, तो इस वाले एलिमेंट का इंडेक्स नंबर क्या होगा, जो हमारी स्टैक लिस्ट का साइज है, हमारी स्टैक लिस्ट का जो भी साइज है -1 कर दो उसमें से। स्टैक लिस्ट का अगर साइज ये 3 है, ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 2 होगा, तो 3 -1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे, यहाँ पर हम ये इंडेक्स मेंशन कर रहे हैं, एरे लिस्ट डॉट साइज -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंडेक्स भी मेंशन कर दिया। अब हमारा पॉप वाले का भी पूरा काम हो गया है, तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन बनाएंगे हमारे पीक के लिए, ठीक है। पीक के लिए हम बनाएंगे पब्लिक इंट, इंट इसलिए क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, और नाम है इसका पीक, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कंडीशन लगेगी, 2 कंडीशन इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ डाटा तो प्रेजेंट होना चाहिए ना स्टैक में, अगर खाली हुआ तो हम पीक कैसे करेंगे। पीक का मतलब सिंपल सा है कि टॉप वाला जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके वैल्यू को आप प्रिंट करा दो, तो वैल्यू होनी भी तो चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है पूरी तरीके से हमारा स्टैक, तो फिर आप एक काम करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और लिख दो कि स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, और यहां से रिटर्न कर जाओ -1 को, ठीक है। ये वाला पूरा काम हो गया। सेकंड कंडीशन रहेगी, मतलब कुछ ना कुछ डाटा प्रेजेंट है, तो फिर जो भी टॉप मोस्ट डाटा प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को प्रिंट करा दो। टॉप कौन सा होगा, ये वाला होगा टॉप। इसका इंडेक्स मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये रहा स्टैक लिस्ट डॉट साइज -1, इसका इंडेक्स नंबर होता है, तो वही हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसके बाहर लिखेंगे, इफ वाली कंडीशन के बाहर रिटर्न स्टैक लिस्ट डॉट गेट, गेट एक मेथड होती है जो एरे लिस्ट में होती है, हमने एरे लिस्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। ये स्टैक लिस्ट डॉट साइज, ये पूरा इंडेक्स नंबर में लिख रही हूँ, बस ये इतना बड़ा पूरा इंडेक्स है हमारा, कि इस वाले एलिमेंट को, इस वाले इंडेक्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को आप गेट कर दो, मतलब प्रिंट करा दो। गेट का सिंपल सा मतलब होता है कि आप सिर्फ उसे प्रिंट कराओ, ना ही उसे ऐड करना है, ना रिमूव करना है, ना पॉप करना है, ना पुश करना है, सिर्फ उस वैल्यू को आप गेट करके प्रिंट करा दो, वही ये काम करेगा। अगर आपको मेथड समझ नहीं आ रहा है तो एरे लिस्ट वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, हमने ये सब बहुत अच्छे से करा है। और एरे लिस्ट का यही एडवांटेज होता है, आपको बड़े बड़े कोड नहीं बनाने पड़ते, काफी सारा काम हम शॉर्ट में कर सकते हैं। तो आप वीडियो देख लेना, उसमें इंटरव्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे हमने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
तो नेक्स्ट हम लास्ट फंक्शन बनाएंगे इज एम्प्टी के लिए, चेक करने के लिए कि हमारा स्टैक एम्प्टी है नहीं है। जहाँ पर भी हमने एम्प्टी यूज करा है ना वो सब यही है ना। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे पब्लिक बूलियन, इसलिए क्योंकि ट्रू और फॉल्स में आंसर देगा ये बूलियन, और इसका नाम मैं इधर लिख देती हूँ इज एम्प्टी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं स्टैक लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इज एम्प्टी लिख दिया। तो हाँ, ये एरे लिस्ट है, यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, ये आधा काम खुद ही कर देता है एरे लिस्ट, है ना। यही एडवांटेज है हमारे एरे लिस्ट का। तो अब बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कोड एडिटर पर समझाऊंगी कि मेन फंक्शन से कॉल कैसे लगाना है इन फंक्शंस को, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था एरेज में सेम कोड रहेगा, बस एक जगह छोटा सा चेंज होगा, बाकी पूरा सेम रहेगा मेन फंक्शन वाले कोड में। तो चलिए अब हम एरे लिस्ट को यूज करके स्टैक का एक बार कोड बना लेते हैं। तो देखिए, जो हमने एरेज में बनाया था ना मेन फंक्शन में कोड, ये वाला पूरा सेम रहेगा जब हम फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये पूरा पार्ट सेम है, बस चेंजेस मैंने बोला था एक ही जगह है, वो यहाँ पर आएगा जो हमने एरे स्टैक दिया था। यहाँ पर आप एरो देखिए, ये वाला एरे लिस्ट स्टैक लिखा है हमने नाम, ठीक है। ये हम एरे लिस्ट स्टैक दे रहे हैं नाम, मैंने पेन पेपर पे भी यही बताया था। तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं एरे लिस्ट स्टैक, है ना। और नाम इस वाले हमारे एरे लिस्ट के जो स्टैक है उसका नाम हम स्टैक दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं एरे लिस्ट स्टैक, करेक्ट। ये हमारा पूरा काम हो गया, देखो एरर भी हट गया, वाला हमारा पूरा काम हो गया। कॉल बस ऐसे ही लगाना है। देखो जब मैं फंक्शन बाद में बताऊंगी आपको, बस एक बार ही समझ लीजिए क्या होगा। यहाँ पर आंसर में हमारा नाम स्टैक है, एरे लिस्ट स्टैक, तो स्टैक डॉट पुश करेंगे, जब कॉल करेंगे हम पुश वाले फंक्शन को, तो 1 को वो पुश कर देगा हमारे स्टैक में, 1 सबसे एंड में चले जाएगा। फिर 2 को पुश करेंगे तो 2 उसके ऊपर चले जाएगा, फिर 3 को पुश करेंगे 3 उसके ऊपर चले जाएगा। तो अभी फिलहाल टॉप पर 3 है, और टॉप का इंडेक्स नंबर क्या है, वो है 2, ठीक है, क्योंकि 0 1 और 2, करेक्ट। तो जब हम स्टैक डॉट पीक करेंगे तो वो रीड करेगा टॉप वाले को, तो टॉप कौन सा है, 3 है, तो 3 आंसर दे देगा यहाँ पर। हाँ, आंसर बिल्कुल वही आएगा जो हमने एरेज में देखा था, बट हम पहले एरे को यूज करके कर रहे थे, अभी एरे लिस्ट को, और बाद में हम एरे लिस्ट लिंक लिस्ट को यूज करके हम कोड बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब हम पॉप करेंगे तो 3 वाले को वो हटा देगा, ठीक है, 3 वाला पूरा हट जाएगा। तो हमारा टॉप पर क्या हो गया, 2, जब 3 हट गया तो टॉप पर हमारा हो गया 2। तो जब हम पीक करेंगे तो पीक को टॉप वाले को करेगा, तो फिर 2 को प्रिंट कराएगा। तो चलिए अब हम इनके फंक्शंस भी क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लास क्रिएट करी है जो कि है एरे लिस्ट स्टैक नाम की, और यहाँ पर ये जो इंपोर्ट करा है जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये मस्ट है, ये आपको करना ही पड़ेगा, वरना जो हम डॉट गेट और डॉट रिमूव ये सारा यूज कर रहे हैं एरे लिस्ट में, ये एरर बताएगा और ये कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये डॉट स्टार लगा देना। स्टार का काम होगा कि वो एरे लिस्ट लिंक लिस्ट जितने भी पैकेजेस है सबको इंस्टॉल कर देगा, वरना आपको एरे लिस्ट एरेज इन सबके लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो इससे तो बेटर है एक ही लाइन लिख दो, सब काम हो गया, है ना। अब देखिए, हम यहाँ पर डिक्लेयर करना है हमें एरे लिस्ट को, ठीक है, और इसका काम होगा हमारा जो स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो वो हमारे एरे लिस्ट में स्टोर करेगा, वो ये काम करेगा। और जो भी हम पुश पॉप करेंगे वो सारा काम इसके अंदर होगा, इस एरे लिस्ट के अंदर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर पब्लिक एरे लिस्ट स्टैक, इसका एरे लिस्ट स्टैक है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद हमें इनिशियलाइज करना है हमारी एरे लिस्ट को, ठीक है। तो इनिशियलाइज भी कर देते हैं, इनिशियलाइज कर दिया हमारे एरे लिस्ट को। एरे लिस्ट का नाम मैंने दिया था स्टैक लिस्ट, तो ठीक है, ये हमने पूरी एरे लिस्ट बना दी, स्टैक लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, है ना। और ये पूरा सिंटेक्स वही है जो हम एरे लिस्ट में यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारा काम तो हो गया, इसको बता भी दिया, एरे लिस्ट भी क्रिएट कर ली हमारे स्टैक के लिए। अब हमें पुश पॉप पीक और एम्प्टी के लिए फंक्शंस क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले पुश के लिए फंक्शन क्रिएट करा है वॉइड, क्योंकि यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करना है। इंट एलिमेंट, ये वाला जो इंट एलिमेंट होगा, ये जब हम यहाँ से मेन फंक्शन से कॉल लगाएंगे ना, तो ये एलिमेंट ये अगर आपको दिख रहा है, तो ये जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो जब हम कॉल लगाएंगे मेन फंक्शन में तो ये सारा जाके यहाँ पे स्टोर होगा। पहले 1 होगा, फिर ये पुश में हम जितना भी कोड लिखेंगे, ठीक है, ये पूरा काम करेगा, 1 को ऐड करेगा हमारे स्टैक लिस्ट में, उसके बाद फिर 2 के लिए काम करेगा, 2 को ऐड करेगा स्टैक लिस्ट में, फिर 3 एलिमेंट को ऐड करेगा हमारे स्टैक लिस्ट में, ठीक है। डॉट ऐड यहाँ पर मेथड है जो बिल्ड इन होती है हमारे एरे लिस्ट में, ठीक है। तो इसके लिए कोड लिखना ही नहीं पड़ रहा है हमें, सिर्फ हमारे स्टैक लिस्ट का नाम और बस हो गया काम। और यहाँ पर हमारा पॉप के लिए हमें फंक्शन क्रिएट करा है, ठीक है, जो कि इन टाइप का, क्योंकि यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर का कोड लिखना है, ठीक है। कोड में दो
रहेगी पॉसिबिलिटीज, ठीक है। फर्स्ट रहेगा कि अगर एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो हम पॉप कर ही नहीं सकते, तो आप स्टैक अंडर फ्लो लिख दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो -1। और एल्स में क्या लिखा आएगा कि मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा हमारे स्टैक में, करेक्ट। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि डॉट रिमूव कर दो, हमारे स्टैक लिस्ट में से आप उस वाले एलिमेंट को रिमूव कर दो। किसे रिमूव करो? जो टॉप वाला इंडेक्स है वहां पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसे रिमूव करो। इसलिए जो हमारे स्टैक लिस्ट का साइज है -1, वही उसका इंडेक्स होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारी इंडेक्सिंग, इसलिए, करेक्ट। तो हमारा पॉप का काम भी हो गया। अब हमारा काम है पुश का, सॉरी पीक का। तो अब हम पीक का फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने पीक के लिए फंक्शन क्रिएट कर दिया, यहाँ से भी हम रिटर्न कर रहे हैं इसलिए पीक लिखा है, बट यहाँ पर ना हमें रिमूव करना है ना ऐड करना है। तो ना हम रिमूव करेंगे ना ही हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ गेट करना है यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पर भी दो कंडीशन होगी, पहली कि अगर खाली है तो फिर हम किसे ही पिक कर पाएंगे, किसे देख पाएंगे, है ना, टॉप वाला तो प्रेजेंट ही नहीं होगा। इसलिए तो अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो एम्प्टी कर दो, एम्प्टी लिख दो, स्टैक इज एम्प्टी, और यहाँ से -1 रिटर्न कर दो। और एल्स में ये कंडीशन के मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा हमारे स्टैक में, तो फिर एक काम करो, आप हमारी स्टैक लिस्ट में गेट कर दो। और किसे गेट करो? हमारा जो टॉप मोस्ट स्टैक पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे, उसका इंडेक्सिंग क्या होगी? जो भी हमारे स्टैक लिस्ट का साइज है उसमें से -1 कर दो, वो उसका इंडेक्स होगा। तो ये पूरा हमारा इंडेक्स हो गया, ठीक है, ये भी हमारा काम हो गया। अब हमें लास्ट सिर्फ एम्प्टी के लिए यहाँ पर कोड लिखना है, फंक्शन बनाना है, मतलब एम्प्टी के लिए हमने फंक्शन बना लिया। इसके अंदर हम सिर्फ इज एम्प्टी लिख देंगे, डॉट इज एम्प्टी, क्योंकि ये भी बिल्ड इन होता है हमारे एरे लिस्ट में। तो इसके लिए हमें कोड लिखना नहीं है, सिर्फ स्टैक लिस्ट डॉट एम्प्टी। स्टैक लिस्ट को देख लेगा, चेक कर लेगा कि अगर एम्प्टी है तो फिर ट्रू आंसर करेगा, नहीं है तो फिर वो फॉल्स आंसर करेगा, ठीक है। और इसे बता देगा, जहाँ पर हम इज एम्प्टी लिख रहे हैं ना, इसे ये बता देगा कि हाँ भाई एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो -1 कर दो, अगर नहीं है तो फिर एल्स वाली कंडीशन पर रन कर जाओ, करेक्ट। तो ये भी हमारा पूरा काम हो गया। अब हम इसे एक बार रन कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारा यही है कि नहीं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना, कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। और एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और एरेज 1D 2D ये सभी के वीडियोस अपलोडेड है, रिकर्जन का भी वीडियो अपलोडेड है, एक्स्ट्रा इंटरव्यूज क्वेश्चन भी अपलोडेड है रिकर्जन के, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी कई सारे टॉपिक्स अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बाइनरी ट्री और सब, तो आप देख लीजिएगा। बाइनरी ट्री वाला वीडियो आप जब देखो ना, तो आप टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा है मैंने, उसका हर एक क्वेश्चन का, आप टाइम स्टैम्प पर डाल के देख लेना, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो हर एक चीज आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगी बाइनरी ट्री में। हमने इंटरव्यू क्वेश्चन भी करा है उसके, तो वो भी देख लेना आप, उसी वीडियो में है। देखिए हमारा सही आंसर आ गया है, थोड़ा सा टाइम लिया इसने आज, पता नहीं क्यों, बट आ गया। 3 फिर 3 और फिर 2, तो हमारा सही आंसर आ गया। जब पीक करा तो टॉप पर 3 प्रेजेंट था, जब पॉप करा तो हमने पॉप भी 3 को ही करा क्योंकि टॉप पर वही प्रेजेंट था, और जब 3 हट गया तो फिर अब टॉप हमारा हो गया 2, तो इसलिए पीक 2 बता रहा है। तो देखिए अब हम लिंक लिस्ट को यूज करके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, करेक्ट। तो हमारा लिंक लिस्ट होता कैसा है एक बार और बता देती हूँ, वैसे मैं बता चुकी थी, ठीक है, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। 1, ठीक है, फर्स्ट वाली नोट हमने 1 लगाई, उसके बाद, ठीक है, बाद में लगाई है हमने ऐड लास्ट करा है, इसके बाद लगाई लास्ट में लगाई है 2, फिर उसके बाद हमने ऐड लास्ट करा है 3, फिर करा है हमने ऐड लास्ट 4, फिर करा है ऐड लास्ट 5, और जो लास्ट वाली नोड है अगर उसके बाद आप कुछ भी नहीं लगाना चाहते हो तो हमेशा लास्ट नोड नल की तरफ पॉइंट करती है। अगर हम यहीं पे खत्म कर देते ना 1 और 2 पे, तो 2 वाली नोड नल की तरफ पॉइंट करती है। लिंक लिस्ट का रूल है, लास्ट वाली नोड हमेशा नल की तरफ ही पॉइंट करेगी। हमने लिंक लिस्ट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया था ये। अब देखिए अब हम इसका कोड बना लेते हैं एक बार, उससे पहले एक बार स्टैक के बारे में भी बता देती हूँ कि स्टैक लिंक लिस्ट को यूज करके हम कर रहे हैं तो कैसे होगा। अगर हम 1 2 3, ठीक है, 3 नोड इसमें ऐड करना चाहते हैं हमारे स्टैक में, तो लिंक लिस्ट के साथ कैसे होगा। देखो सबसे पहले मैंने पुश करा 1 को, इसमें पहले खाली था, इनिशियली खाली था हमारा स्टैक, मैंने 1 को यहाँ पर पुश करा, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉप मोस्ट नोड बन गया वो क्या बन गया 1, ठीक है। शुरुआत में हमारा टॉप पॉइंट कर रहा था -1 की तरफ, अब हमारा टॉप पॉइंट कर रहा है 0 की तरफ, क्योंकि हमारा 1 वाले का इंडेक्स क्या है 0, ये पॉइंटर है हमारा, जो भी टॉप पर नोड होगा उसके इंडेक्स को पॉइंट करता है, ये करेक्ट है ना। तो ये हो गया। अब अगर हम लिंक लिस्ट में स्टैक को लगाएं तो कैसे होगा। हमने 1 को लगाया इसमें, मतलब 1 को पुश करा हमारे स्टैक में, तो लिंक लिस्ट में क्या होगा, ये रहा हमारा 1 वाली नोड क्रिएट हो गई, करेक्ट, हमारा स्टैक लिंक लिस्ट में हो गया, 1 वाली नोड क्रिएट हो गई। अभी फिलहाल ये हमारी हेड है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं 2 वाले को यहाँ पर पुश कर दूँ हमारे स्टैक में, तो अब 2 कहाँ लगेगा जरा बताइए। 2 लगेगा यहाँ पर, ठीक है, और 1 करेगा
2 की तरफ पॉइंट। तो हमने कहाँ करा है इसको ऐड, 2 को ऐड लास्ट करा है, बाद में करा है ऐड, करेक्ट। तो अब हेड यहाँ से हटके बन जाएगा हमारा हेड ये, ठीक है। अगर अब मैं 3 को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 3, अगर 3 को ऐड करना चाहूँ तो 3 यहाँ पर होगा और 2 पॉइंट करेगा 3 की तरफ। अब जो हेड यहाँ पर था वो यहाँ से बन हटकर हो जाएगा हेड हमारा यहाँ पर। ये हम लिंक लिस्ट में स्टैक को यूज कर रहे हैं इसलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। आप ऐसे वर्टिकली भी बना सकते हो जैसे मैंने पहले आपको समझाया था ना, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। 1 यहाँ पर होगा, फिर 2 यहाँ, फिर 3 यहाँ, फिर 4 यहाँ, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारा हेड हो गया अब 3। जो भी नया नोड ऐड होगा ना वही हमारा हेड बन जाएगा, यही समझ लीजिए आप। जो भी नया नोड हम ऐड करते जा रहे हैं हमारे लिंक लिस्ट में वो हमारा स्टैक के लिए हमारा हेड बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम कोड की बात करें तो कोड कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करते हैं, करेक्ट। एरेज, एरे लिस्ट सब में हमने यही करा था, क्लास लिंक्ड लिस्ट स्टैक, ये नाम दे रही हूँ मैं क्लास का, शॉर्ट भी दे सकते हो, LLS भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें डिक्लेयर करना है हमारी लिंक लिस्ट, जैसे हमने एरे लिस्ट में करी थी ना सेम वैसे ही बस डिक्लेयर करना है, ठीक है। और सिंटेक्स बिल्कुल सेम आएगा, एक बार मैं बता देती हूँ। ये देखिए हमारी एरे लिस्ट का सिंटेक्स क्या था, यहाँ पे एरे लिस्ट था, फिर ब्रैकेट, फिर इंटीजर क्योंकि उसका टाइप था इंटीजर, और हमारी लिस्ट का नाम वही यहाँ पर होगा, पर एरे लिस्ट की जगह लिंक लिस्ट लिखा जाएगा, यहाँ पे स्टैक लिस्ट ही हम यहाँ पर भी नाम देंगे। तो हमारा यहाँ पर इसका मैं प्राइवेट रख रही हूँ इसको ताकि कोई और एक्सेस नहीं कर पाए इससे, लिंक्ड लिस्ट, करेक्ट। टाइप है इसका इंटीजर क्योंकि डाटा का हमारा टाइप इंटीजर है, और मैं नाम दे रही हूँ इसको स्टैक लिस्ट क्योंकि लिंक्ड लिस्ट से बन रहा है हमारा स्टैक, तो इसलिए स्टैक लिस्ट। तो हमने डिक्लेयर भी कर दिया हमारी लिंक लिस्ट को। अब हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो कंस्ट्रक्टर हम इसका क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर पब्लिक, फिर लिखेंगे हम लिंक्ड लिस्ट स्टैक, नाम यही दिया था हमने, ठीक है। अब इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर देंगे हमारी लिंक लिस्ट को, ठीक है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हमारा नाम क्या था लिंक लिस्ट का, स्टैक लिस्ट था। उसके बाद न्यू लिंक्ड लिस्ट, करेक्ट, हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। अब इसके बाद ये वाला हमारा पूरा काम हो गया, हमने डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिया। अब हमें इसे फंक्शंस क्रिएट करना है पॉप, पुश और पीक के लिए, ठीक है। तो अब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो अब हम पुश के लिए अगर मेथड क्रिएट करें तो कैसे करेंगे, पब्लिक वॉइड टाइप का नो रिटर्न पुश इंट एलिमेंट, एलिमेंट्स हमारे 1 2 3 हम पुश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है स्टैक लिस्ट, हमारी लिंक लिस्ट जो स्टैक वाली है उसका नाम हमने लिख दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया ऐड लास्ट। अब देखिए जो ऐड लास्ट है ना ऑलरेडी बिल्ड इन है हमारी लिंक लिस्ट में, ठीक है। उसे यूज करने के लिए हमें टॉप पर लिखना पड़ेगा कोड एडिटर में import java.util.star, उसका मतलब होगा कि लिंक लिस्ट के सारे पैकेजेस वो इंस्टॉल कर लेगा, जिससे कि हमारा जो ऐड लास्ट वाला जो फंक्शन होगा वो यूज कर पाएगा। और इसका काम होगा कि हमारा जो भी एलिमेंट हम ऐड करना चाहते हैं स्टैक में वो हमारा लास्ट में ऐड हो जाएगा। अभी फिलहाल में पूरा खाली है, अगर इनिशियली पूरा खाली है तो ऐड लास्ट करेंगे तो सिर्फ 1 ही रहेगा, स्टार्ट भी वही एंड भी वही, मतलब स्टार्टिंग भी वही लास्ट भी वही, करेक्ट। उसके बाद अगर हम 2 को ऐड करना चाहेंगे तो लास्ट में ऐड होगा, बाद में ऐड होगा और ये 2 की तरफ पॉइंट करेगा। फिर हम 3 को ऐड करना चाहते हैं तो लास्ट में ऐड होगा, 3 की तरफ पॉइंट करेगा, इसलिए हमने ऐड लास्ट लिखा है यहाँ पर, ठीक है। बस इतना सा लिखना है, हमारा लास्ट में ऐड हो जाएगा और कुछ भी नहीं लिखना है, ऐड लास्ट, बस वो पैकेज आप लिख देना ऊपर जावा यूटिल स्टार वाला। अब इसके बाद हम पॉप वाला लिखेंगे, ठीक है। तो पब्लिक इंट, इंट क्योंकि यहाँ से रिटर्न, उसके बाद यहाँ पर 2 कंडीशंस बनेगी। फर्स्ट कंडीशन अगर खाली है हमारी लिंक लिस्ट स्टैक लिस्ट तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, हम उसमें से पॉप कर ही नहीं सकते। तो अगर एम्प्टी है तो फिर आप एक काम करो system.out.println कर दो, ठीक है, और यहाँ पे स्टैक अंडरफ्लो कर दो, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर जाओ -1, करेक्ट। और अगर खाली नहीं है मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट है हमारी स्टैक लिस्ट में तो फिर आप यहाँ पर हमारी लास्ट वाला जो नोड प्रेजेंट है हमारी स्टैक लिस्ट में से उसमें से आप लास्ट वाली नोड को रिमूव कर दो। लास्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम जब ऐड लास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो नया वाला नोड रहेगा, जो टॉप वाला नोड रहेगा वो भी लास्ट में प्रेजेंट रहेगा। तो पॉप किसे करते हैं, हम टॉप वाली नोड को करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं स्टैक लिस्ट डॉट
रिमूव लास्ट, ठीक है। और बस ये डॉट रिमूव लास्ट कर देंगे तो लास्ट में से रिमूव कर देना, आपको कुछ भी कोड नहीं लिखना है, वो सारा कर लेगा अपना काम, है ना। तो पॉप का भी हो गया काम। अब पीक वाले के लिए हम जब लिखते हैं तो भी पब्लिक इंट पीक, करेक्ट। उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न करें, उसके बाद फिर से दो कंडीशन, क्योंकि पीक करना है हमें, है ना, कुछ ना कुछ प्रेजेंट तो होना चाहिए, तभी हम टॉप वाले एलिमेंट को प्रिंट करा पाएंगे, करेक्ट। तो एम्प्टी वाला चेक करेंगे, तो ये जो एम्प्टी वाला जो पूरा कोड है ना, ये एम्प्टी वाला जो यहाँ पर हमने लिखा था, इस एम्प्टी स्टैक हमारा अंडर फ्लो है, रिटर्न कर दो -1, ये पूरा वही की वही आएगा। उसके बाद एल्स वाले कंडीशन में लिखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट है हमारा, तो जो भी लास्ट में प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा टॉप वाला तो वही होगा जो लास्ट नोड होगा, ठीक है। तो जो भी लास्ट में प्रेजेंट है ना, उसे आप गेट कर दो, मतलब सिर्फ प्रिंट करा दो आप, ना उसे रिमूव करना है ना ही ऐड करना है। तो रिटर्न स्टैक लिस्ट डॉट गेट लास्ट, ठीक है। सिर्फ लास्ट वाले को आप गेट कर लो और उसे प्रिंट करा दो, बस गेट लिख देना तो हो जाएगा काम, ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट हमारा इज एम्प्टी भी कर लेते हैं। इज एम्प्टी के लिए पहले फंक्शन बना लेते हैं हम, पब्लिक बूलियन ट्रू फॉल्स में आंसर देगा इज एम्प्टी। उसके बाद यहाँ पर भी बिल्ड इन होता है, तो इसलिए आपको कुछ भी कोड नहीं लिखना, बस इज एम्प्टी लिख देना डॉट करके, हमारी स्टैक लिस्ट का नाम स्टैक लिस्ट है, डॉट इज एम्प्टी लिख देना, तो बाकी पूरा काम ये खुद संभाल लेगा, ये चेक कर लेगा, अगर एम्प्टी है तो ये वाला कोड काम कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रिंट करा देगा अंडर फ्लो है और -1, और अगर एम्प्टी नहीं है तो जो एल्स वाला जो कोड लिखा है ना हमने यहाँ पर, गेट लास्ट कर दो, रिमूव लास्ट कर दो, ये वाला पार्ट काम कर जाएगा, करेक्ट। अब मेन फंक्शन से सिर्फ कॉल करना बाकी है, तो वो मैं आपको वही बता दूंगी, पूरा सेम है, बस लिंक लिस्ट लिखना है वहां पर। तो अब देखिए हम इसका कोड कोऑर्डिनेटर पे भी बना लेते हैं। तो हमारा मेन फंक्शन से हमें सिर्फ कॉल लगाना है, जो हमने एरे लिस्ट के लिए लिखा था ना, सेम कोड रहेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा, सिवाय यहाँ के। यहाँ पर हमें जो एरे लिस्ट लिखा है, यहाँ पर हम लिंक लिस्ट स्टैक करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने नाम वही दिया है, लिंक लिस्ट स्टैक। यहाँ पर भी लिंक लिस्ट स्टैक, और ये एरर यहाँ से इसलिए हट जाएगा क्योंकि वो एरर सिर्फ और सिर्फ उसी लिए बता रहा है। यहाँ पर हम नाम हट गया, आई थिंक हम नाम दे देते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा स्टैक, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा एरर हट गया है, वही मैं सोचा एरर की बता रहा है। तो फंक्शंस क्रिएट करने से पहले हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लिया जो कि लिंक लिस्ट स्टैक, इसे मत भूलना इंस्टॉल करने के लिए, वरना एरर बताएगा। उसके बाद हम डिक्लेयर कर लेते हैं हमारे, तो देखिए हमने डिक्लेयर कर लिया हमारा लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट का काम क्या होगा, वो सभी एलिमेंट्स को स्टोर कर लेगा, जो भी स्टैक के एलिमेंट्स हैं उन सभी को स्टोर कर लेगा, जितना भी काम होगा, जितने भी ऑपरेशंस लगेंगे वो सारा काम इसमें होगा, चेंजेस भी इसी में आएंगे, अगर पॉप करेंगे तो चेंजेस आएंगे, पुश करेंगे तो चेंजेस आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया है, पब्लिक लिंक लिस्ट स्टैक, इसके अंदर हमें इनिशियलाइज कर रहे हैं हम लिंक लिस्ट को हमारी, ठीक है। तो हमने स्टैक लिस्ट, हमारा नाम है लिंक लिस्ट का, ये रहा यहाँ पे लिखा है हमारा स्टैक लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिंक लिस्ट, तो हमारी लिंक लिस्ट भी क्रिएट हो गई है। अब हम पुश के लिए फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जो कि है वॉइड पुश, क्योंकि यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करना है, इंट एलिमेंट हम इनपुट में जो मेन फंक्शन में देंगे वो ये है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड लास्ट करें, ठीक है, हमारा पहले स्टैक लिस्ट का नाम, हमारी लिस्ट का नाम, उसके बाद ऐड लास्ट, मतलब लास्ट में एलिमेंट में वो ऐड करेगा और वही आपका टॉप रहेगा, ठीक है, जो लास्ट में ऐड करेगा। पॉप भी करेंगे तो ऐड वो रिमूव लास्ट ही करेंगे जो लास्ट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम ऐड भी लास्ट में ही कर रहे हैं तो वही हमारा टॉप होगा, ठीक है। तो रिमूव भी हम टॉप वाले को ही करेंगे, पीक भी करेंगे तो वो भी टॉप वाले को ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार लास्ट लास्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कंफ्यूज मत होना इसके लिए। यहाँ पर हम पॉप के लिए कोड लिख लेते हैं। तो देखिए पॉप के लिए हमारा कोड है, दो कंडीशन आएगी पॉप के लिए, क्योंकि पहले चेक करना पड़ेगा कि एम्प्टी है नहीं, अगर एम्प्टी है तो फिर हम पॉप कर ही नहीं सकते। तो अगर इज एम्प्टी है तो फिर एक काम करो कि हमारा स्टैक अंडर फ्लो है, आप ये प्रिंट करा दो और रिटर्न कर दो -1 यहाँ से, ठीक है। और अगर नहीं है एम्प्टी तो मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, तो फिर आप एक काम करो रिमूव लास्ट कर दो, मतलब जो लास्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट है जो हमने टॉप पर ऐड करा है उसे आप रिमूव कर दो हमारी स्टैक लिस्ट में से, इसलिए स्टैक लिस्ट डॉट रिमूव लास्ट लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम पीक के है, तो पीक के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका इन टाइप होगा, क्योंकि यहाँ से भी हमें रिटर्न करना होगा, ऐड रिमूव नहीं करना है पर रिटर्न तो करना है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन आएगी, फर्स्ट की अगर एम्प्टी है तो फिर आप प्रिंट करा दो स्टैक इज एम्प्टी और -1 रिटर्न कर जाओ,
और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर आप गेट लास्ट कर दो, जो टॉप पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू आप हमें प्रिंट करके बता दो, ठीक है। तो इसलिए गेट लास्ट लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हम रिमूव भी लास्ट ही कर रहे हैं और ऐड भी लास्ट में ही कर रहे हैं, पिक भी लास्ट वाले को ही करेंगे क्योंकि वो टॉप एलिमेंट है, करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम एम्प्टी के लिए लिख लेते हैं फंक्शन। तो देखिए एम्प्टी वाले के लिए हमने बूलियन है क्योंकि ट्रू फॉल्स में आंसर देगा, और इसके लिए कोड नहीं लिखना है, बस इज एम्प्टी लिखना है क्योंकि ऑलरेडी बिल्ड इन है इसमें मेथड, ठीक है। तो स्टैक लिस्ट का नाम डॉट इज एम्प्टी, बाकी जो हमने ये जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार करा है वो सारा काम संभाल लेगा, ठीक है। ये हमने मेन फंक्शन से इन सबको कॉल तो लगा ही दिया है, हमारा लिस्ट का नाम भी लिख दिया है, लिंक लिस्ट स्टैक। तो अब चलिए अब हम इसे रन कर देते हैं। जब पहली बार रन करेंगे तो पीक ऑब्वियसली 3 वाले को करेंगे क्योंकि 3 टॉप पर है, फिर जब हम पॉप करेंगे तो भी 3 वाले को करेगा, सॉरी 2 नहीं 3 वाले को करेगा पॉप, और फिर अब बचा हमारा 2 है जो कि हमारा टॉप पर, तो फिर पीक वो 2 वाले को करेगा, तो 3 3 2 आंसर आएगा। आंसर सेम ही आएगा जो पहले आए थे, बस हम एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट अलग अलग यूज कर रहे हैं, है ना। आंसर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सही है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मैं एक बार और ऊपर करके बता दीजिए ताकि अगर आपको कोड लिखना है, प्रैक्टिस करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इनके पॉज करके, ठीक है। मैं पहले सॉरी बताना भूल गई थी, मुझे याद नहीं रहा कि आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा इन सब का। तो हमने स्टैक को बहुत डिटेल में समझ लिया, बहुत अच्छे समझ लिया। तो अब हम इंटरव्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं स्टैक का, ताकि आपको समझ आ जाए कैसे लॉजिक लगाना है। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। तो मतलब हमें एक स्ट्रिंग दे रखी होगी जिसमें बहुत सारे पैरेंथेसिस प्रेजेंट होंगे और उसे हमें चेक करना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ये रहे हमारे ये सब ब्रैकेट्स प्रेजेंट है और इसे हमें चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। मतलब अगर एक ओपन ब्रैकेट है तो उसका क्लोज ब्रैकेट भी होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ क्लोज्ड है या फिर सिर्फ ओपन कहीं पर प्रेजेंट है, नहीं, अगर ओपन ब्रैकेट है तो क्लोज ब्रैकेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर इसे चेक करते हैं तो कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेक करना। तो ये वाला है हमारा ओपन ब्रैकेट, तो ठीक है। क्या इसका क्लोज ब्रैकेट हमें कहीं दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है लास्ट में, ठीक है। बीच में तो कहीं पर भी नहीं है, तो अगर ये थोड़ा दूर प्रेजेंट है क्लोज ब्रैकेट तो उसके बीच में भी कुछ ना कुछ पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स प्रेजेंट होंगे, तो उन्हें भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये भी बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर वो बीच में से कहीं पर भी बैलेंस नहीं हुआ तो फिर वो बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं होगा, तो हम सबको चेक करेंगे। तो ये वाला तो ओपन है, इसका क्लोज भी है। अब बीच में भी चेक कर लेते हैं, ये वाला ओपन ब्रैकेट है, हाँ है, तो मतलब इसका क्लोज भी है, हाँ है, इसके साथ ही बीच में और कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये वाला पूरा बैलेंस्ड हो गया। अब ये चेक करते हैं, ये वाला ओपन है, हाँ है, क्या इसका क्लोज ब्रैकेट भी है, हाँ है, और बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इसके, तो मतलब ये भी पूरा बैलेंस्ड है। ये ओपन है, हाँ है, ये भी क्लोज्ड है, इसके साथ ही बीच में जो प्रेजेंट है वो भी सारे बैलेंस्ड है, तो हाँ मतलब हमारा बैलेंस पैरेंथेसिस है, तो ठीक है। अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको देकर समझा देती हूँ कि वो भी बैलेंस्ड है या नहीं है। हम थोड़ा अलग टाइप का ब्रैकेट ले लेते हैं, करेक्ट, ये स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं हम। अब इसे हमें चेक करना है कि बैलेंस्ड है या नहीं है, तो स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए इसका ये वाला ओपन ब्रैकेट है, सबसे पहला ब्रैकेट हमारा ओपन है, तो क्या इसके साथ ही क्लोज ब्रैकेट प्रेजेंट है, हाँ है। अगर नहीं होता इसके साथ और बीच में कुछ और प्रेजेंट होता तो उन्हें हम चेक करते कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है, बट यहाँ पर तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब हमें सिर्फ इसे ही चेक करना है। तो ये ओपन है, क्लोज ब्रैकेट है, हाँ है, तो मतलब ये पूरा बैलेंस्ड है। उसके बाद अभी ओपन ब्रैकेट आया, इसके साथ ही यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट भी है, तो क्या ये दोनों बैलेंस्ड है, हाँ है। अब यहाँ पर हमें क्लोज ब्रैकेट मिल गया। तो अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर सिर्फ क्लोज ब्रैकेट है आपका तो आपको फिर तो कहीं पर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ क्लोज ब्रैकेट ही बचा है ना, इसका ओपन तो है ही नहीं, तो ये बैलेंस हो ही नहीं सकता। अगर ओपन ब्रैकेट है तो उसका हम और भी सर्च कर सकते हैं आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि इसका क्लोज ब्रैकेट मिल सकता है, बट अगर सिर्फ क्लोज ब्रैकेट ही प्रेजेंट है तो हम पीछे तो होकर आ रहे हैं ना, हमने स्टार्ट तो यहीं से करा था चेक करना, तो हम तो पीछे से होकर ही आ रहे हैं और देख चुके हैं कि यहाँ पर कुछ ओपन नहीं है, सिर्फ क्लोज ब्रैकेट ही है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हमारा बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है, पैरेंथेसिस नहीं है बैलेंस्ड, ठीक है। आपको ये बात अच्छे समझ आई गई होगी। तो अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये वाला हम ब्रैकेट ले रहे हैं, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, ओपन ओपन और फिर ये हमारा क्लोज्ड। हमें चेक करना है कि ये बैलेंस पैरेंथेसिस है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे, ओपन ब्रैकेट है, हाँ है, इसके साथ ही क्लोज ब्रैकेट मिल गया, बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब इतना पार्ट तो हमारा पूरा बैलेंस्ड है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, ये ओपन ब्रैकेट है, हाँ है,
क्या इसके साथ में क्लोज ब्रैकेट है? नहीं, नहीं है। तो चलिए ठीक है, इसको तो अभी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, बट ये याद रखेंगे कि ओपन था, इसका क्लोज ब्रैकेट हमें मिला नहीं था। ठीक है, अब इस पर चलते हैं। क्या ये ओपन ब्रैकेट है? हाँ है। इसके साथ में क्लोज ब्रैकेट मिल रहा है? हाँ है। मतलब इतना पार्ट भी हमारा पूरा बैलेंस्ड हो गया। अब देखिए, जो इसका ओपन ब्रैकेट था, इसका क्लोज ब्रैकेट का ही हमें ढूंढने का इंतजार था। अब देखिए, वो भी हमें मिल गया, हमारा क्लोज ब्रैकेट भी मिल गया इसी का, तो ये वाला भी पूरा बैलेंस्ड हो गया। ये ओपन था, ये क्लोज ब्रैकेट था, ये पूरा बैलेंस्ड हो गया। इसके बीच में भी जितने पैरेंथेसिस प्रेजेंट थे वो भी पूरा बैलेंस्ड है, मतलब ये भी हमारा बैलेंस पैरेंथेसिस है। ये वाला हमारा बैलेंस्ड नहीं था। ठीक है, अब इसमें कोड कैसे बनाना है ये हम देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा ट्रू, क्योंकि बैलेंस्ड है। ये भी ट्रू है और ये फॉल्स है। तो हम कोड बनाए उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर हम कुछ भी लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट या एरेज यूज करके कोड नहीं बनाएंगे। हम सिंपल से स्टैक, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से मैंने आपको समझाया था ना स्टार्टिंग में, जब हमने वीडियो स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से कैसे स्टैक का कोड बनाना है। आपको बार बार फंक्शंस नहीं क्रिएट करने पड़ते, पॉप, पुश और पीक के लिए ऑटोमेटिकली बिल्ड रहते हैं। हम कैसे लिखते रहे थे वहां पर, स्टैक डॉट पुश, बस हमारा काम हो जाता था। बस ऊपर हमें इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट स्टार वो वाला लिखना पड़ता था, वो पूरा पार्ट है ना, बट हमें ये सारे फंक्शंस नहीं क्रिएट करने पड़ते थे पुश, पॉप और पीक के लिए। तो बस कलेक्शन फ्रेमवर्क की हेल्प से ही हम ये वाला पूरा कोड बनाएंगे, तो हमें फंक्शंस नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अब हमें इसका कोड बनाना है, तो पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें। देखिए, हमने ये जब एक एक पर ट्रेवर्स करा है ना, हर एक ब्रैकेट पे हमें जाकर चेक करना पड़ा कि ओपन है तो उसका क्लोज ब्रैकेट भी है कि नहीं, तो मतलब फॉर लूप तो यहाँ पर लगेगा, गारंटीड है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कौन कौन सी स्टेप्स यहाँ पर हमें फॉलो करनी पड़ेगी हमारा कोड बनाने के लिए। ये स्टेप से आपको समझ आ जाए कि क्या क्या लॉजिक यहाँ पर लग रहा है हमारा, है ना। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप रहेगी वो हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप क्यों लगाना पड़ेगा? ताकि हर एक ब्रैकेट पर जाए, ट्रिवर्स करे और चेक करे कि अगर ओपन है तो उसका क्लोज ब्रैकेट है कि नहीं है। अगर लास्ट में ब्रैकेट हमारा क्लोज ही बचता है, हमारा ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि हम तो यहीं से ट्रिवर्स करके आए ना, तो हमें यहाँ पर तो कोई ऐसा अकेला सा ओपन ब्रैकेट मिला नहीं जिसका क्लोज नहीं था, है ना, सिर्फ यहाँ पर वही था क्लोज ब्रैकेट। तो ऐसी कंडीशन में फॉल्स रहेगी। मतलब जब मैंने आपको यहाँ पर समझाया था तब की बात है। यहाँ पर तो हमारा पूरा बैलेंस था। यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था, देखिए ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, क्लोज है, बट यहाँ पर सिर्फ क्लोज है। हम यहाँ से ट्रिवर्स करते हुए आ रहे, फॉर लूप लगाते हुए आ रहे, हमें यहाँ पर कुछ भी अकेला ओपन ब्रैकेट नहीं मिला, है ना, जिसका कोई क्लोज ब्रैकेट नहीं था, है ना, नहीं मिला हमें, सिर्फ क्लोज है। तो मतलब ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम कोड बना लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हमारी फॉर लूप होगी। हमारी सेकंड स्टेप होगी कि जब भी हमें कहीं पर भी ओपन ब्रैकेट मिल जाता है तो हमें पुश करना है हमारे स्टैक में। ठीक है, अगर ओपन ब्रैकेट मिल जाए तो पुश टू स्टैक। ठीक है, स्टैक में हमें पुश करना है। स्टार्टिंग में जब हम स्टैक बनाते हैं तो ये पूरी तरीके से खाली होता है, अभी फिलहाल में ये पूरा खाली है ना। हम चेक करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, करेक्ट। और ये हमारा स्ट्रिंग है तो यहाँ पर कैरेक्टर्स लगेगा, वो हम कोड में लिखेंगे जब बात करेंगे, बट यहाँ पर कैरेक्टर्स लगेंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप हमारी फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक जाएगी। सेकंड स्टेप, जहां पर भी आपको ओपन ब्रैकेट मिल जाता है तो आप उसे इस स्टैक में डाल दो, पुश कर दो उसे। तो मैं समझाऊंगी आपको इस क्वेश्चन से अभी स्टार्टिंग में, तो इस पर ध्यान देना, है ना। हमने क्या लिखा, जहां पर भी ओपन ब्रैकेट मिल जाए, हमें स्टार्टिंग में ओपन ब्रैकेट मिल गया तो आप एक काम करो, पुश कर दो स्टैक में। जब भी हम स्टैक में पुश करते हैं, डालते हैं, तो हमारा बॉटम में पहुंच जाता है ना, और टॉप भी एलिमेंट यही रहता है, तो हमने इसे पुश कर दिया। उसके बाद हमारी सेकेंड वाले पे जाओ, सेकेंड ब्रैकेट पे जो हमारा सेकेंड इंडेक्स पर प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट है, फिर से ओपन ब्रैकेट है, तो ठीक है भाई, फिर से आप पुश कर दो हमारे स्टैक में, तो हमने फिर से पुश कर दिया। अब उसके बाद देखो हमारा क्या, क्लोज ब्रैकेट, तो मतलब हम पुश तो नहीं कर सकते, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बताती हूँ आपको। तो हमारा जब क्लोज ब्रैकेट रहेगा वहां पर दो कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन तो ये रहेगी, हमारी थर्ड स्टेप है, और इसकी फर्स्ट कंडीशन तो ये बनेगी कि अगर आपको क्लोज ब्रैकेट मिला है तो पहले आपके स्टैक में आप चेक करो कि जितने भी ब्रैकेट्स मौजूद है हमारे स्टैक में, उसमें क्या टॉप पर ओपन ब्रैकेट मौजूद है। अगर ओपन ब्रैकेट मौजूद है तो हम तो क्या क्लोज के लिए चेक कर रहे हैं। अगर हम क्लोज के लिए चेक करें और हमारे स्टैक में ओपन मौजूद है, तो मतलब हमें पता चल गया कि हमारा ओपन ब्रैकेट भी है, उसका क्लोज है तो ओपन भी है। तो आप एक काम करो, जो ओपन ब्रैकेट टॉप पर मौजूद अगर हो तो उसे पॉप कर लो, मतलब बाहर निकाल लो यहाँ से। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि अगर क्लोज ब्रैकेट है तो आप एक काम करो, चेक करो, किसे चेक करो, स्टैक के टॉप को। अगर स्टैक के टॉप पर हमारा ओपन ब्रैकेट मौजूद है, हम चेक किसके लिए कर रहे हैं, क्लोज के लिए। मैं फिर से बता रही हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है बिल्कुल आसान, आपको एक बार समझ आ जाएगा। तो
अगर हम क्लोज के लिए चेक करें तो पहले आप चेक करो हमारे स्टैक में जो मौजूद है ब्रैकेट्स, उनको चेक करो। अगर टॉप वाला ओपन ब्रैकेट है तो मतलब आप इस ओपन वाले को पॉप कर लो, मतलब बाहर निकाल लो, ठीक है। इस ओपन वाले को बाहर निकालो और जो हमारा क्लोज वाला ब्रैकेट है इसको आप स्टैक में डालो ही मत, ठीक है। डोंट पुश क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर टॉप पर ओपन ब्रैकेट मिल जाता है, तो आप इसको तो पॉप कर लो और क्लोज वाले को इसमें डालो ही मत, क्योंकि हमें हमारा ओपन का क्लोज ब्रैकेट मिल चुका है, ठीक है। तो हमने जब इस ओपन वाले को पॉप कर लिया तो अब हमारे स्टैक में क्या बचा, सिर्फ एक ही ब्रैकेट बचा, क्योंकि हमने तो इससे पॉप कर लिया ना, जो हमारा क्लोज वाला था उसका हमें ओपन मिल चुका है, तो हमने इसे पॉप कर लिया। तो भाई हमारी वाली कंडीशन तो मैच हो गई। देखो ये वाला पूरा बैलेंस हो गया, ये वाला ओपन वाला अभी भी यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। अब इस पर चलते हैं, है ना। अब हमें फिर से चेक करना है क्या मिल रहा है हमें, ओपन ब्रैकेट, मतलब ये वाली कंडीशन काम करेगी। अगर ओपन ब्रैकेट मिल रहा है तो आप इसमें पुश कर दो हमारे स्टैक में, तो हमने पुश कर दिया हमारे स्टैक में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, क्लोज्ड है, तो भाई फिर से ये वाली कंडीशन मैच करेगी। अगर क्लोज ब्रैकेट मिल गया है तो चेक करो क्या हमारे स्टैक के टॉप पर ओपन ब्रैकेट ऑलरेडी मौजूद है, हाँ है। अगर है तो इससे पॉप कर लो, मतलब बाहर निकाल लो, और हमारे स्टैक में जो ये हमें जो चेक कर रहे थे क्लोज वाले ब्रैकेट के लिए, उससे आप स्टैक में डालो ही मत पुश करो आप क्लोज वाले ब्रैकेट को, बस चेक कर लो टॉप पर कि क्या ओपन ब्रैकेट मौजूद है, हाँ है, तो इसे पॉप कर लो और क्लोज वाले को इसमें डालने की जरूरत ही नहीं है, तो मतलब ये हमारा पॉप हो जाएगा। तो अगर ये पॉप हो गया तो अब फिर से सिर्फ एक ही ओपन ब्रैकेट बचा, ठीक है। अब देखो ये वाला भी बैलेंस्ड हो गया, इसका क्लोज और ओपन हमें मिल चुका था क्योंकि हमने यहाँ डाला था और फिर चेक करा तो हमें ओपन मिल गया, तो हमने इसे पॉप कर लिया, तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब ये वाला ओपन यहाँ पर पड़ा है। अब देखो हम यहाँ पर जब जा रहे हैं आखिरी वाले पे तो ये क्लोज्ड है। अब क्लोज फिर से ये वाली कंडीशन रन करेगी, फिर से वाली कंडीशन रन करेगी। इसमें क्या लिखा है कि आप टॉप पे चेक करो। अब टॉप कौन बन गया, ये, क्योंकि एक ही ब्रैकेट प्रेजेंट है ना, ये हमारा टॉप है। तो क्या हमारे टॉप पर एक ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट है, क्योंकि हम क्लोज वाले के लिए चेक कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट है, हाँ है। अगर है तो इसे आप पॉप कर लो, बाहर निकाल लो और इसे इसके अंदर डालो ही मत, ठीक है। तो अगर हम इसे बाहर निकाल लेते, पॉप कर लेते हैं, तो देखिए अब तो हमारे स्टैक में कुछ बचा ही नहीं। तो ये वाला जो हमारा अंदर पड़ा था इसे हमने बाहर निकाल लिया और ये वाला तो हमारा ऑलरेडी था, तो देखिए हमारा पूरा बैलेंस्ड हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अगर ओपन है तो उसका क्लोज ब्रैकेट भी हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। स्टैक को यूज करके कर रहे हैं तो हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, जैसे जैसे हमें हमारे ओपन का क्लोज मिलता जाएगा, ठीक है। तो हम उन ओपन वालों को बाहर निकालते जाएंगे और फिर आखिरी में जब पूरा ट्रवर्स हो जाए, एंड पे और हम पहुंच जाए, सबको चेक कर लें, फिर चेक करो क्या हमारा स्टैक अभी भी खाली है। अगर खाली है तो मतलब हमारा पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है, हमारा पूरा स्टैक खाली है, तो मतलब जितने ओपन ब्रैकेट्स थे उसका क्लोज ब्रैकेट मिल चुका है, तो हमारा पैरेंथेसिस पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। अगर यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट होता, सिर्फ ओपन प्रेजेंट होता या फिर सिर्फ क्लोज प्रेजेंट होता या दो क्लोज प्रेजेंट होते, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ होता जो यहाँ पर प्रेजेंट होता हम पूरा ट्रवर्स करने के बाद एंड में, तो फिर ये बैलेंस्ड नहीं होता। बट यहाँ पर तो हमारा कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब ये वाला हमारा पूरा बैलेंस्ड है। तो अब हमने ट्रू वाले एग्जांपल से समझ लिया क्योंकि ये पूरे तरीके से बैलेंस था। अब एक बार फॉल्स वाले एग्जांपल से भी समझ लेते हैं ये बैलेंस नहीं है, तो अब हम इसमें स्टैक में डालने का काम चालू करेंगे। ये वाला बैलेंस नहीं है तो इसमें एक और कंडीशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी हमें, वो हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम ट्रवर्स करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लूप यहाँ से लगेगा, फॉर लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक ब्रैकेट्स पर जाएगा। फर्स्ट वाला हमारा ब्रैकेट क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो हमारी ये वाली कंडीशन काम करेगी, पुश कर दो स्टैक में, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर पुश कर दिया हमारे स्टैक में। अब सेकेंड देखो ब्रैकेट कौन सा है, क्लोज है, तो हमें तो हमारा ओपन का क्लोज ब्रैकेट उसी टाइम मिल गया है ना, ये क्लोज ब्रैकेट बाहर प्रेजेंट है, तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन काम करेगी। यहाँ पर क्या रहेगा कि अगर आपका क्लोज ब्रैकेट है और अगर स्टैक के टॉप पर एक ओपन ब्रैकेट मौजूद है तो आप एक काम करो, इस ओपन वाले को भी बाहर पॉप कर दो और बाहर निकाल दो इसमें से, ठीक है। तो अब हम इसे बाहर निकाल देंगे, तो ये वाला ब्रैकेट हमारे बाहर आ गया। अब यहाँ पर चलते हैं, ये वाला तो पूरा बैलेंस्ड हो गया, ये वाला एक और ओपन ब्रैकेट मिल गया हमें, तो फिर से ये वाली कंडीशन काम करेगी, हमें पुश करना है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला ब्रैकेट हमें तो उसी टाइम क्लोज ब्रैकेट मिल गया, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट है, तो ये वाली कंडीशन फिर से काम करेगी। मतलब अगर टॉप पर स्टैक में ऑलरेडी मौजूद है एक ओपन ब्रैकेट, ठीक है, तो अब इस ओपन वाले को भी बाहर निकाल दो क्योंकि हमारा क्लोज वाले तो ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट था, तो हमारा ओपन और क्लोज हमारा ये वाला पैर भी बन चुका है, तो इसको हमने पॉप कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अब जब इसको बाहर निकाला हमारा तो अब स्टैक खाली हो चुका है। अब देखिए ये पूरा बैलेंस है, ये बैलेंस है, अब सिर्फ ये वाला ब्रैकेट मिला।
अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लोज ब्रैकेट है, हम तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के ट्रेवर्स करते हुए आए, हर एक ब्रैकेट पर होते हुए आए, बट हमें तो एक भी ओपन ब्रैकेट नहीं मिला। ठीक है, अगर ओपन ब्रैकेट मिलता तो ये वाला इसका पैर बन जाता, बट एक भी ओपन ब्रैकेट नहीं मिला, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लोज ब्रैकेट है। तो इस कंडीशन में तो फॉल्स होना ही होना है, मतलब बैलेंस हो ही नहीं सकता। ओपन तो एक भी है ही नहीं, पहले से ही हमने सारे चेक कर लिए, एक भी नहीं था, ये आखिरी ब्रैकेट है और यही क्लोज है। तो इसमें कंडीशन ये बनेगी कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ क्लोज ब्रैकेट है और स्टैक में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एम्प्टी है, तो मतलब ओपन ब्रैकेट है ही नहीं। अगर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट होता तो यहाँ पर ही होता स्टैक में, बाहर कहीं तो होता नहीं, क्योंकि उसका पैर अभी तक मिला नहीं था। ठीक है, यही बनता उसका पैर, फिर ही पॉप करना होता। यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट ही नहीं है, तो अगर एम्प्टी है हमारा स्टैक पूरी तरीके से और सिर्फ क्लोज ब्रैकेट है बाहर, तो आप डायरेक्टली ये लिख दो कि अगर हमारा स्टैक पूरी तरीके से एम्प्टी है और सिर्फ क्लोज ब्रैकेट मौजूद है, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स, कि हमारा ये वाला जो स्ट्रिंग थी ये बैलेंस पैरेंथेसिस नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है हमारे ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशन लिखेंगे, ये सेकंड कंडीशन होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि अगर क्लोज ब्रैकेट मिलता है और अगर टॉप पर हमारे स्टैक में ओपन ब्रैकेट है तो उसे पॉप कर दो। ठीक है, और क्लोज वाले को अंदर मत डालो। ठीक है, सिर्फ उसे पॉप कर दो, ओपन वाले को बाहर, और वो बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले ब्रैकेट पे चले जाओ। पर यहाँ पर तो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है कि अगर क्लोज ब्रैकेट मिलता है, ठीक है, अगर क्लोज ब्रैकेट मिलता है और हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो आप यहाँ से रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करो, फॉल्स, कि हमारा पैरेंथेसिस बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमने वाला फॉल्स वाला भी कंडीशन ले ली। एक और कंडीशन बता देती हूँ, अगर किसी के दिमाग में आया हो तो, कि हमने क्लोज वाला तो देख लिया, बट अगर सिर्फ एक सिंगल ओपन हो तो वैसे वो पता चल चुका होगा आपको, जिसने भी थोड़ा सा सोचा होगा तो, बट ठीक है एक और बार बता देती हूँ मैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेके। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, ये बैलेंस्ड है, हाँ है, ये ओपन है, क्लोज है, ये ओपन है, क्लोज है, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन है, इसका कोई क्लोज नहीं है ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा ओपन ब्रैकेट, तो भाई फर्स्ट वाली कंडीशन काम कर रही है, इसमें डाल दो स्टैक में। ठीक है, उसके बाद फिर से ओपन ब्रैकेट है, फिर से डाल दो स्टैक में। अब क्लोज ब्रैकेट मिल गया है तो ठीक है भाई, पहले चेक करो, फर्स्ट कंडीशन तो हमारी क्लोज ब्रैकेट के लिए यही बनती है, पहले चेक करो टॉप पर अगर उसका ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट है, क्योंकि बाहर तो एक क्लोज ब्रैकेट है इसी, अगर उसका ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट है तो इसे टॉप वाले को आप बाहर निकाल दो, मतलब पॉप कर दो, तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, सिर्फ एक ही ब्रैकेट बचेगा ओपन, तो ये हमने पॉप कर दिया इसे बाहर। ठीक है, अब ये वाला पूरा बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पर चलो, यहाँ पर क्या ओपन ब्रैकेट मतलब हमारे स्टैक में डाल दो आप। ठीक है, अब क्या है क्लोज ब्रैकेट, मतलब एक क्लोज ब्रैकेट बाहर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो टॉप पर चेक करो क्या ओपन ब्रैकेट है, हाँ है, मतलब हमें इसका भी पैर मिल चुका है, तो इससे भी पॉप कर दो। क्लोज वाले को अंदर नहीं डालना है, सिर्फ ओपन वाले को बाहर निकालना है हमें स्टैक में से। तो ये देखिए हमने इससे भी पॉप कर दिया। अब सिर्फ एक ही ब्रैकेट बचा है जो कि है ओपन, ये पूरा बैलेंस्ड हो गया, ये पूरा बैलेंस्ड हो गया, सिर्फ यही वाला ओपन ब्रैकेट यहाँ पर पड़ा है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये बैलेंस्ड नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें प्रेजेंट है, मतलब एक ओपन ही प्रेजेंट है, इसका कोई क्लोज मिला नहीं है। और इस वाली कंडीशन में हमने क्लोज वाले का देख ही लिया था कि इसका कोई ओपन नहीं था, तो हमारा दोनों काम हो गया। यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिया था पहले, ये वाली कंडीशन भी हमें हमारे कोड में लिखनी पड़ेगी कि अगर एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर आप फॉल्स रिटर्न कर दो, और अगर एम्प्टी है तो फिर तो आपको ट्रू रिटर्न करना ही है कि हमारे सभी के पैर मिल चुके हैं। तो हमारे कोड के लिए हमें सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन होगा पब्लिक स्टैटिक, बूलियन टाइप का इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा कि हमारा पैरेंथेसिस या ब्रैकेट हमारा बैलेंस्ड है या नहीं है। ठीक है, और इस वैलिड नाम दे रही हूँ कि वैलिड है या नहीं है, आप कुछ और भी नाम दे सकते हो। और यहाँ पर हम इनपुट में एज स्ट्रिंग एस देंगे, क्योंकि हम मेन फंक्शन में एक स्ट्रिंग पास करेंगे। स्ट्रिंग क्या होगी हमारी, ये होगी, ये वाला दे सकते हो या ये दे सकते हो या ये दे सकते हो। ठीक है, कोई सा भी एक एग्जांपल हम ले लेंगे, मेन फंक्शन से पास करेंगे, और जब कॉल लगेगा मेन फंक्शन से इसको, तभी एज इनपुट यहाँ पर आके स्टोर होगा और इसके लिए पूरा कोड रन करेगा और चेक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें हमारा स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा। स्टैक के लिए स्टैक यहाँ पर कैरेक्टर से लिख रही हूँ क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का कैरेक्टर्स मौजूद होंगे इसमें। हमारा नाम स्टैक दे देते हैं इसका, ये स्मॉल लेटर स्टैक है। ठीक है, याद रखना है स्टैक का नाम स्टैक ही दिया हमने, स्मॉल, न्यू स्टैक।
ठीक है, ये भी हमारा काम हो गया। अब सबसे पहले क्या लगेगा, फॉर लूप, क्योंकि एक एक पर जाकर उससे चेक करना पड़ेगा ना, ठीक है, एक एक करके ट्रिवर्स करना पड़ेगा। तो फॉर लूप लगेगा सबसे पहले इंट आई इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट होगा ये, आई जाएगा एस डॉट लेंथ, क्योंकि एस हमारी स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग है एस, ठीक है। तो लेंथ और आई प्लस प्लस, यहाँ पर लेस देन का साइन लगा इसलिए मैंने -1 नहीं लगाया, अगर इक्वल्स टू लगाओगे तो फिर -1 इधर लगा लेना। अब यहाँ पर हमें हमारा एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा जो कि होगा सी क्या टाइप का है, और इसका काम होगा कि जो हमारी स्ट्रिंग पर कैरेक्टर मौजूद है एट ith इंडेक्स, मतलब अभी फिलहाल में फॉर लूप जिस भी इंडेक्स के लिए काम कर रहा है उस इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर मौजूद है वो कैरेक्टर अभी इसमें जाके स्टोर हो जाए। अगर 0 के लिए काम कर रहा है तो अगर हम ये वाला एग्जांपल लेते हो तो ये वाला कैरेक्टर मौजूद होगा, फिर से लूप चलेगा, फिर ये वाला सी बन जाएगा, फिर से लूप चलेगा, फिर सी बन जाएगा, फिर से लूप चलेगा, ये बन जाएगा, फिर बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें कंडीशंस लगानी पड़ेगी जो हमने यहाँ पर लिखी थी। तो अब हमारी फर्स्ट कंडीशन लगेगी, इफ अगर हमारी स्ट्रिंग में कोई ओपन ब्रैकेट है तो सी हमने बता ही दिया था कि इस वाले इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर मौजूद है वो, तो अगर हमारे स्ट्रिंग में कोई ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट है तो आप एक काम करो, उसे पुश कर दो हमारे स्टैक में, स्टैक डॉट पुश, करेक्ट, हमारा ये वाला काम हो गया। एल्स मतलब फिर ओपन ब्रैकेट नहीं होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा, तो उसके लिए हम एल्स वाले पार्ट में लिखेंगे। तो एल्स वाला पार्ट में यहाँ पर लिख देती हूँ, और एल्स इफ लगा देते हैं हम, क्योंकि एल्स की जो हमारा क्लोज वाला ब्रैकेट है इसकी 2 कंडीशंस बनेगी ना, इसलिए। तो यहाँ पर हम एल्स इफ लगाएंगे, इसमें लिखेंगे कि अगर सी की वैल्यू क्लोज ब्रैकेट है, मतलब अगर क्लोज ब्रैकेट हमारा है तो फिर पहली कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन इस टाइप की बनेगी कि अगर क्लोज ब्रैकेट सिंगल क्लोज ब्रैकेट प्रेजेंट है तो मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी होगा, क्योंकि ये दोनों तो पैर हो गए, ये भी पैर हो गए, सिर्फ ये सिंगल ही बचा है, ठीक है। इसका ओपन ब्रैकेट यहाँ पर कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा स्टैक पूरी तरीके से खाली होगा। तो अगर खाली है तो फिर आप फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ की कंडीशन लगा देते हैं कि अगर स्टैक डॉट इज एम्प्टी, कि अगर एम्प्टी है हमारा स्टैक तो फिर रिटर्न कर दो फॉल्स, करेक्ट। और सेकंड कंडीशन मतलब फिर एम्प्टी नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो हमारी सेकंड इफ की कंडीशन मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इफ यहाँ पर लगाएंगे स्टैक डॉट पॉप इज नॉट इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट, तो फिर रिटर्न कर दो आप फॉल्स। देखो यहाँ पर क्यों लिखा है कि अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट है तो ये वाला हमारा क्लोज ब्रैकेट बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमें चेक करना है हमारे स्टैक में, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, और प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ ओपन ब्रैकेट ही होना चाहिए। अगर ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, मतलब हम जिसे पॉप करना चाहते हैं, हमने यहाँ पर यही लिखा था ना कि अगर क्लोज ब्रैकेट होता है तो यहाँ पर चेक करो कि टॉप पर अगर ओपन ब्रैकेट है तो उसे पॉप कर दे। तो हम जिसे पॉप करना चाहते हैं क्या वो ओपन ब्रैकेट है, अगर वो ओपन ब्रैकेट नहीं है, नॉट इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट है, तो फिर आप रिटर्न फॉल्स कर दो, क्योंकि हमें तो ओपन ब्रैकेट ही चाहिए और कोई सा ब्रैकेट नहीं चाहिए, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और अगर ये सभी कंडीशंस हम चेक कर चुके होंगे, ठीक है, और अगर ये सभी कंडीशंस मैच कर जाती है तो फिर सभी के ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे कि रिटर्न कर दो कि हमारा स्टैक एम्प्टी है, ठीक है, हमारा स्टैक इज एम्प्टी। ये वाली मैच कर जाएगी, ठीक है, और इनमें से एक जो ट्रू वाली कंडीशन होगी, जो सही वाली कंडीशन होगी, वो मैच कर जाएगी, तो मतलब हमारा स्टैक पूरी तरह से खाली है, तो मतलब हमारा पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स बैलेंस्ड है। ये यहाँ पर हमने यही लिखा है। तो अब इसे सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन से कॉल लगाना, तो वहाँ आपको कोड एडिटर पर समझाती हूँ। तो चलिए अब हम कोड एडिटर पर इसको कोड बना लेते हैं। सबसे पहले हम मेन फंक्शन से इसको कॉल कर लेंगे, उसके बाद हम वो फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमारा टाइप है स्ट्रिंग, पहले एज ए इनपुट तो देते हैं कि हमें किससे चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं है। तो स्ट्रिंग टाइप का है इनपुट इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ब्रैकेट दे देते हैं, कोई भी दे दो, ये देखो ये बैलेंस्ड नहीं है, ये फॉल्स में आंसर देगा। अब यहाँ पर हम प्रिंट करा लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब इसमें हम कॉल लगा देते हैं। हमने नाम क्या दिया था, इज वैलिड दिया था हमने नाम, तो इज वैलिड, और इनपुट में क्या जाएगा, ये वाला स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पर इनपुट लिख देते हैं। अब इसके बाद हम हमारा फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं।
तो हमारी क्लास है बैलेंस पैरेंथेसिस और यहाँ पर फंक्शन हम क्रिएट करेंगे पब्लिक स्टैटिक, टाइप हमारा बूलियन और नाम है इज वैलिड। अब इसमें एज इनपुट देंगे हम, जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग एस। अब इसका हम कोड लिखेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्टैक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैक है हमारा कैरेक्टर टाइप का, नाम है स्टैक, यहाँ पे स्मॉल लेटर दिया है मैंने नाम, और ये वाला हमारा स्टैक का है, जो ओरिजिनल स्टैक का जो सिंटेक्स होता है वो स्टैक, और ये सब ये हमने पूरा लिख लिया। उसके बाद हमें कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कंडीशन से पहले हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, तो फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम चाहते हैं शुरुआत से लेकर आखिरी तक के हर एक ब्रैकेट पर वो ट्रवर्स करें, जाए और चेक करें। i शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू s डॉट लेंथ -1 और i प्लस प्लस, करेक्ट। अब इसके बाद हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है, इफ। उससे पहले भी हम एक बार कैरेक्टर भी तो बता दें इसको, कैरसी, क्योंकि हम कैरसी को ले रहे हैं ना, वरना बार बार हमें फिर वो लंबा सा लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम यहीं पे मेंशन कर दें इसे। s डॉट कैर एट आई, मतलब ith इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर मौजूद है वो सी कहलाएगा, जिसके लिए भी लूप चल रहा है, तो इसलिए हमें अभी इतना लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, वरना ये पूरा लिखना पड़ता बार बार। अब इफ कंडीशन है हमारी कि अगर सी इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट है, अगर ओपन ब्रैकेट है तो आप एक काम करो, पुश कर दो स्टैक में, स्टैक डॉट पुश, करेक्ट। और फिर हम एल्स में लिखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट, एल्स इफ में हम लिखेंगे कि या फिर सी ओपन ब्रैकेट ही क्लोज ब्रैकेट ही होगा, क्योंकि ओपन का तो हम लिख चुके हैं। तो फिर यहाँ पर दो कंडीशंस बनेगी। हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी स्टैक डॉट इज एम्प्टी, वरना अगर स्टैक खाली है, ठीक है, ये क्लोज वाले के लिए दो कंडीशन, या अगर स्टैक खाली है तो मतलब हम सारा ट्रिवर्स कर आ रहे हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी तक के, हमें एक भी ओपन ब्रैकेट नहीं मिला है, सिर्फ क्लोज ब्रैकेट मिला है, मतलब ओपन तो कुछ मौजूद ही नहीं है, स्टैक हमारा खाली है, तो फिर आप यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स। तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, सॉरी, रिटर्न फॉल्स। अब हमारा एक और कंडीशन बनेगी इफ की, जो कि होगी, मतलब फिर एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ वहां पर प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट है तो फिर टॉप पर ओपन ही प्रेजेंट होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो जो हम पॉप कर रहे हैं वो अगर ओपन नहीं है तो भी आप रिटर्न कर दो फॉल्स। तो इफ स्टैक डॉट पॉप इज नॉट इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट, तो फिर आप यहां से रिटर्न कर दो फॉल्स, करेक्ट। ये हमारा पूरा काम हो गया है। अब इसके बाद ये अगर सारी कंडीशंस मैच कर जा रही हैं, ठीक है, और सब जगह ट्रू आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पर एंड में लिख दो, रिटर्न कर दो स्टैक डॉट इज एम्प्टी, कि अगर वो एम्प्टी है तो फिर ट्रू रिटर्न कर दो, करेक्ट। ये हमारा पूरा हो गया काम कोड का। अब हम इसे रन करा देते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए इसलिए, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए कि स्टैक में कैसे लॉजिक लगाना है और सब कुछ। अब तो देखिए हमारा आंसर आ गया है फॉल्स, क्योंकि ये दोनों तो बीच के बैलेंस्ड हैं, बट ये फर्स्ट वाला बैलेंस नहीं था, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर फॉल्स आ गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम एक बार इसका थोड़ा आउटपुट चेंज कर देते हैं। अब देखिए अभी बैलेंस है ना, फिर से करा के देखते हो, अब देखना अब ट्रू आएगा आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी वीडियोस आप देख लीजिएगा। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, सॉर्टिंग, हर एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पे। एरेज 1D 2D एरेज सब कुछ अपलोडेड है इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ, आप देख लीजिएगा। और अभी इंग्लिश की भी मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो वो भी लिंक आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में। देखिए हमारा ट्रू आंसर आ गया, क्योंकि वाला हमारा पूरा बैलेंस था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में।
कमेंट्स में बता देना कैसा लगा वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।